कार जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखो, आज का ये जो चैप्टर है हमारा 1857 के विद्रोह पर आधारित है। अगर आपको 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले हम आपको 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके पूरे चैप्टर में जितने भी पॉइंट दिए गए सभी को बहुत ही बेसिक के साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखो, 1857 का जो विद्रोह था ये हमारे भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला पहला विद्रोह था। इसमें हमारे देश से लगभग अंग्रेजों की सत्ता चली गई थी, लेकिन फिर अंग्रेजों का पलटवार होता है और पलटवार में वो पुनः हमारे देश में अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह था ये स्टार्टिंग में सैनिक विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़कर के जन विद्रोह में बदल गया और पूरे भारत में विद्रोह होने लगे, जिससे कि अंग्रेजों की सत्ता हमारे भारत देश में कमजोर पड़ गई थी और लगभग सत्ता जाने ही वाली थी। लेकिन अंग्रेजों का पलटवार होता है और पुनः उनकी सत्ता स्थापित हो जाती है। तो इसी पूरे की पूरी इस कहानी को आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हमें ये कहानी डिस्कस करने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम नीतियां और लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से किस तरह से हमारे देश के जो राजा महाराजा थे, जो हमारे देश के अन्य लोग थे, ठीक है, वो प्रभावित हो रहे, जैसे कि राजा हो गए, किसान हैं, जमींदार हैं, आदिवासी हैं, सिपाही हैं, ये कैसे प्रभावित हो रहे थे। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे देश के नवाबों की सत्ता को अंग्रेजों ने किस प्रकार से छीना, इसको लेकर के कौन कौन सी नीतियां अपनाई। बहुत ही बेसिक जानकारी यहां पर नीतियों के बारे में दी गई। वैसे कुछ नीतियों को हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था अंग्रेजों की भारत आगमन से लेकर के भारत में उनकी सत्ता स्थापित होने तक की पूरी प्रक्रिया को। तो कुछ नीतियों को हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था, उनको यहां पर मेंशन किया गया, बट डिटेल में उन नीतियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हमारे देश में किसान और सिपाही किस प्रकार से परेशान थे, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में अंग्रेजों ने सुधार के लिए, ठीक है, कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं की, जैसे कि सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है, विधवा विवाह इन्होंने करवा दिया था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को खुलकर छूट दे दी थी कि वो हमारे देश में रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए काम करें। और भी कई सारे काम किए। तो सुधारों की प्रक्रिया में इन्होंने जो काम किए उसका हमारी जनता पर क्या प्रभाव रहा। इसके बाद में जनता की नजर से हम यहां पर देखें कि जो हमारी यहाँ की जनता थी उसने अंग्रेजों के बारे में किस प्रकार से सोचना शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि 84 नियमों की सूची ये जनता के पास में पहुंचाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, ये कहानी दी गई है और कहानी के माध्यम से टॉपिक को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है कि भाई उस समय की स्थितियां कैसी थी और क्यों सैनिक जो थे वो विद्रोह पर खड़े हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में कैसे बदल गया। मैं प्रयास करूंगा कि आज के ही इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, बट अगर नहीं हो पाता है तो इसका पार्ट 2 ज्यादा से ज्यादा आएगा और इससे इसका पार्ट 3 माने नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह में बदला था तो इसमें सबसे पहले मेरठ से दिल्ली तक के जो सैनिक थे मेरठ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली में जाने के बाद में वहां पर बादशाह को क्या करते हैं, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे, ये बादशाह थे उस टाइम के, इनको मनाते हैं, कहते हैं कि भाई आप हमारे नेता बन जाओ। और नेता बनने के बाद में जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रही है उसे हम डिस्कस करेंगे। यही है आपके सामने दिए जा रहे हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है, उनकी ये फोटो दी गई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बगावत कैसे फैलने लगी, ठीक है। बादशाह बनाने तक की पूरी कहानी यहां तक दी गई है और बादशाह ने फिर इसके बाद में कौन कौन से कार्य किए जिसकी वजह से बगावत हमारे देश में फैलने लगी, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बगावत फैलने में अगर हम बात करें तो हमारे देश के विभिन्न इलाकों में जो शासक थे उन सभी लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। झांसी की रानी हो गई और भी मौलवी अहमदुल्ला शाह हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। अच्छा, यहां तक आते आते अगर आप देखो तो अंग्रेजों की सत्ता जो थी वो कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि पूरे देश में विद्रोह खड़े हो चुके थे। फिर कंपनी का पलटवार होता है यहाँ पर, ठीक है, कंपनी का पलटवार होता है और कंपनी किस तरह से हमारे देश में अपनी पुनः सत्ता को स्थापित करती है उस चीज को हम यहां तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने किन किन प्रकार की नीतियों को अपनाया
बनाया और हमारे देश की जनता का विश्वास जीतने का प्रयास किया, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इस मैप के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कहां-कहां पर विद्रोह सबसे अधिक प्रबल था, जैसे कि मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, इन इलाकों में सबसे मतलब पीक पर था बगावत, सबसे तेज हो रही थी बगावत। इसके अलावा नसीराबाद है, नीमच है, महू है, सागर है, नयगंग है, नागौर है, बनारस है, दीनापुर है, गोंडा है और भी कई सारे इलाके थे जहां पर बगावत हो रही थी, लेकिन बगावत बड़े पैमाने पर नहीं थी। जो रेड यहां पर त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर सबसे बड़े पैमाने पर बगावत हो रही थी। तो इसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में, ठीक है, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर काफी बड़ा है, एक एक पॉइंट में डिस्कस करने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमने अभी डिसाइड किया है कि हम 1 जनवरी से हमारी एनसीईआरटी की एक स्पेशल टेस्ट सीरीज 2.0 लेकर के आ रहे हैं एंड हम इस टेस्ट सीरीज में गारंटी ले रहे हैं 100% की कि अगर आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीटली ज्वाइन करते हैं, हर एक प्रश्न को याद करते हैं, समझते हैं, वैसे याद करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो मैं हम 100% गारंटी लेंगे कि आपकी एनसीईआरटी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी पक्की हो जाएगी। एनसीईआरटी के अंदर से अगर एक भी प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। 1 जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में सभी लोग ज्वाइन करना और इसको शेयर भी कर देना ताकि अन्य लोगों की हेल्प हो सके। देखो, ये टेस्ट सीरीज हम व्यूज के लिए या पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहे। मेरा उद्देश्य इस टेस्ट सीरीज को बनाने का सिर्फ एक है कि जो बच्चे सचमुच पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई के प्रति लगे हुए हैं, उनके लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर देखी है, बट एक भी टेस्ट सीरीज मुझे ऐसी नहीं मिली जो संतुलित हो, ठीक है। मैं बहुत ही पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल करके एक एक टॉपिक पर प्रश्न बना करके ला रहा हूं। बहुत मेहनत के साथ में इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया है। आप सभी लोगों से उम्मीद बस इतनी करता हूं, बिल्कुल फ्री में है, एक भी पैसा इस काम नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज है, बस इसको सफल बनाओ, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना इस टेस्ट सीरीज को। 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी एंड आप लोग भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एंड हाँ, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज चाहिए जो चल रही है, जिसके तहत हम एनसीईआरटी की समरी वाली बिल्कुल यही क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है प्लेलिस्ट की। आप जाकर के अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अब अपने पहले पॉइंट शुरू करते हैं और आज के इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीतियां और लोगों की, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो नीतियां और लोग, इसमें क्या कहा जा रहा है पहले इसे देख ले। तो कहा जा रहा है कि पिछले अध्यायों में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने किन किन नीतियों के तहत हमारे भारत देश के विभिन्न इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसमें हमने बहुत सारी नीतियों को डिस्कस किया था। रेजिडेंट को तैनात करना हो, ठीक है, या फिर मतलब और भी कई प्रकार के ये व्यवस्थाएं लेकर के आए थे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया कि जब इन्होंने हमारे भारत देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो जो ग्रामीण इलाके थे जहां पर किसान खेती किया करते थे, उनके ऊपर किस प्रकार की नीतियां लागू की। एंड चैप्टर नंबर 4 जो हमारा रहा है, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने इसी प्रकार, 1 मिनट, ये चैप्टर नंबर कौन सा, हाँ 5 है। तो चैप्टर नंबर 4 में भी हमने इसी प्रकार से डिस्कस किया था कि हमारे देश में जो आदिवासी समाज था, तो आदिवासी समाज के ऊपर अंग्रेजों की नीतियों का क्या प्रभाव रहा है। तो सबसे चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था राजा महाराजाओं पर क्या प्रभाव रहा। चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था आम जनता अर्थात ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते थे उनके ऊपर क्या प्रभाव रहा। और चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था आदिवासी समाज के ऊपर क्या प्रभाव रहा। तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दी गई, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज के इस चैप्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि जब ये सारे लोग, इन सभी लोगों के ऊपर इतने प्रभाव हो रहे थे, तो इन सभी लोगों ने मिलकर के आखिरकार क्या किया जिससे कि 1857 की क्रांति खड़ी हुई। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि पिछले अध्याय में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े थे। किन किन के ऊपर? सबसे पहले राजाओं के ऊपर, इनकी सत्ता जा रही थी और इनके इलाके पर अंग्रेजों के कब्जे हो रहे थे, ठीक है। दूसरा, रानियों के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा,
पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा, किसानों के ऊपर लगान बढ़ता जा रहा था, ठीक है। इनकी आमदनी कम हो रही थी, जो ये उत्पादन करते थे उसको बहुत कम कीमत पर अंग्रेज इनसे खरीद ले जाते थे, ठीक है, और इनसे बहुत बड़ी कीमत पर लगान की डिमांड करते थे। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बंगाल में इसके चलते अकाल पड़ गया और लगभग 1 करोड़ लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। लोग जो थे अपने खेतों को, अपने घरों को छोड़ करके भाग रहे थे, विभिन्न इलाकों में जाकर के मजदूरी कर रहे थे, विदेशों में भाग रहे थे ताकि अंग्रेजों की नीतियों से बच सकें। तो इस तरह से किसान भी परेशान थे। जमींदारों की बात करें तो इनकी जमींदारियां जा रही थी। क्यों जा रही थी? इसके पीछे भी कई सारे रीजन थे, ठीक है। इसके अलावा आदिवासियों की बात करें तो हमने पिछले चैप्टर में ही डिस्कस किया कि वन कानून लेकर के आ गए थे, जिस वजह से आदिवासियों के उनके जंगल जो थे वो छीने जा रहे थे। फिर आदिवासियों ने यहाँ पर कई सारे आंदोलन भी किए। सिपाहियों की बात करें तो सिपाहियों को अभी आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करें कि आखिरकार सिपाही क्यों परेशान थे, इनके ऊपर क्या असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती थी और या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, उनका लोग किस तरह से विरोध करते थे। जैसे कि किसानों ने विरोध किया, हमने देखा नील आंदोलन किया गया था, चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया, ठीक है, नील विद्रोह हुआ था। इसके अलावा किसानों ने और भी कई सारे विद्रोह भी किए। हमने देखा कि आदिवासियों ने भी विद्रोह किए, ठीक है, आदिवासियों ने विद्रोह किए कि उनके जंगल में आप जाकर के मतलब जंगल पर इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अड़े रहे, सामने सामने की लड़ाइयां लड़ी, कई सारे आंदोलन चलाए, ठीक है। जैसे हमने बिरसा मुंडा की कहानी को डिस्कस किया था पिछले ही चैप्टर में। इसी तरह से जमींदार थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था। जमींदार और जो मुखिया लोग थे उन्होंने आकर के नील विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है, जो नील विद्रोह हुआ था और उसमें बड़े पैमाने पर अंग्रेजी शासन का विद्रोह यहाँ पर किया गया था, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के बाद में विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह, ठीक है। 1857 की क्रांति पहले ही हो गई थी। वैसे जमींदारों ने भी यहाँ पर विरोध किया था, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जनता किस प्रकार से इनका विरोध कर रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार नवाबों की जो सत्ता छीनती जा रही थी ये किस प्रकार से थी, ठीक है। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी की जब हम बात करें तो याद रखना कि हम सन 1700 से सन 1800 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सन 1700 से 1800 अर्थात 18वीं सदी, ठीक है। तो 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की सत्ता छीनने लगी थी, ठीक है। जो नवाब थे और जो राजा थे इनकी सत्ता छीनती जा रही थी। किन नीतियों के तहत? सबसे पहली नीति थी इनकी रेजिडेंट वाली, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी नीतियां लेकर के आ गए थे जिनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे कि एक नीति ये लेकर के आए थे कि अगर किसी राजा का कोई बेटा वारिस नहीं है तो उस राजा का जब शासन काल समाप्त हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी नीतियां लेकर के आए थे। एक विलय नीति इसको नाम दिया गया था, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, जिसमें झांसी की रानी का पूरा जो राज्य था वो अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो कई सारी नीतियां लेकर के आए थे जिसकी वजह से राजाओं और नवाबों की जो सत्ता थी वो छिनती जा रही थी, ठीक है। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। हमने देखा कि अवध जो साम्राज्य था, अवध साम्राज्य पर इन्होंने सिर्फ इसलिए अधिकार कर लिया था क्योंकि इनका कहना था कि अवध के जो शासक हैं वो जनता को सुशासन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, अर्थात जनता के ऊपर कहर बरसा रहे हैं और अंग्रेजों की जिम्मेदारी है कि वो जनता पर जो मतलब कहर ढाया जा रहा है राजा के कुशासन से मुक्त करें, और इस वजह से उन्होंने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया था एक बहाना देकर के, ठीक है। तो इनकी नीतियों की वजह से जो राजा थे अपनी सत्ता खोते जा रहे थे, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अब भाई राजा है कोई, ठीक है, आप एक नीति लेकर के आओगे और उसका पूरा राज्य छीन लोगे, हमारे यहाँ तो सम्मान ही सबसे बड़ी होती थी। तो राजाओं की सत्ता और उनका सम्मान दोनों जा रहे थे, ठीक है। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? एक प्रकार का राजा ही होता था, ठीक है, राजा की तरह महल में रहता था। जितने भी निर्णय लिए जाते थे उसमें रेजिडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, ठीक है। तो रेजिडेंट को बता करके ही निर्णय लिए जाते थे। तो रेजिडेंट की तैनाती की वजह से काफी सारे राज्यों का विलय हो गया था अंग्रेजी शासन में। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो छोटे छोटे शासक थे वो अभी तक स्वतंत्र होकर के राज्य कर रहे थे, लेकिन अब अंग्रेजों के आने के बाद में उनकी स्वतंत्रता जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। किस नीति के तहत भंग किया गया था आपको पता है? सहायक संधि। सहायक संधि के तहत जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, जो छोटे छोटे राजा थे, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। सहायक संधि के बारे में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है, जाकर देख लेना, ठीक है। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो हमारे के जो राजा थे और जो नवाब थे उनकी ताकत कैसे छिन रही थी ये हमने देख लिया। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की।
ठीक है। बहुत सारे शासक ऐसे थे जो डायरेक्टली कंपनी के साथ में युद्ध नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने हित की रक्षा के लिए कि उनके राज्य सुरक्षित बना रहे, उनके हाथ में बना रहे, तो उसके लिए बातचीत करने का प्रयास किया। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद में उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कंपनी थी विलय नीति लेकर के आई थी, और विलय नीति के तहत ये था कि अगर किसी राजा का पुरुष वारिस नहीं है, अर्थात अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता है, तो जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो राजा की मृत्यु के बाद में जो उनका पूरा साम्राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा, अर्थात वहां के शासक अंग्रेज बन जाएंगे। और झांसी की रानी का कोई अपना पुत्र वारिस नहीं था, इन्होंने एक बेटे को गोद लिया था, ठीक है। क्योंकि भाई कई सारे षड्यंत्र चलते रहते थे, तो जब भी पुत्र आता था पेट में या फिर कोई बच्चा आता था तो उसे षड्यंत्रों के तहत मार दिया जाता था। फिर और भी कई सारी कहानियां थी जो कि हम यहाँ पर अभी उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने प्रयास किया, भाई अदालत में गए, ठीक है, अंग्रेजों से कहा कि भाई हमारे गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, राजा नहीं माने। इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद, ठीक है, उन्हें मिलने लगे, ठीक है। अच्छा, बाजीराव द्वितीय जो इनके बारे में जैसे हम बात करें, इनका एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था नाना साहब, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि भाई जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य का किस तरह से विध्वंस होता है, और जो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है, या उनको क्या है कि कानपुर में पेंशन पर भेज दिया गया था कि अब आप जाओ, ठीक है। मराठा साम्राज्य के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, और इनको पेंशन दी जाने लगी थी। तो इनके पुत्र चाहते थे कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के बाद में वो पेंशन इन नाना साहब को मिलने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने इनके आग्रह को भी स्वीकार नहीं किया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। मतलब जो भी निवेदन करने के लिए आता था कि हमारे बेटे, जैसे झांसी की रानी का निवेदन ठुकरा दिया, पेशवा बाजीराव द्वितीय का निवेदन ठुकरा दिया। यानी कि यहाँ पर निवेदन की प्रक्रिया भी काम नहीं है, जो भी बातचीत करने के लिए गया खाली हाथ वापस लौटा, क्योंकि अंग्रेजों के पास में अब ताकत आ चुकी थी, अपने वो श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर बैठे थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आ जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। अर्थात अवध पर देखो इन्होंने कैसे कब्जा किया था, जानते हो? अवध पर इन्होंने कब्जा किया था, ये कहा था कि भाई हम जनता को नवाब के कुशासन से मुक्त कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात जो वहां के शासक हैं वो जनता के ऊपर कहर ढा रहे हैं, वो जनता के ऊपर मतलब जो शासन चला रहे हैं वो अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, और हम वचनबद्ध हैं, ठीक है, कि हम भाई जनता को कुशासन से मुक्त करवाएं, ठीक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आज से नवाब का शासन खत्म और अंग्रेजी सत्ता का शासन वापस शुरू। तो अवध की जो रियासत थी, अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न अगर आ जाए कि आखिरी रियासत कौन सी थी जो अंग्रेजों के कब्जे में आई, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अवध की रियासत ऐसी ही थी, ठीक है। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी, और सहायक संधि के तहत क्या था, जब भी किसी राज्य के ऊपर सहायक संधि लगाई जाती थी तो होता क्या था कि वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था, अंग्रेजों की सेना आकर के उस राज्य की सुरक्षा करती थी, और उस सुरक्षा के बदले अंग्रेजों को जो राज्य था उस राज्य को अंग्रेजों को एक पैसा देना पड़ता था, ठीक है, यानी कि पैसा देकर के सुरक्षा ली जाती थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सहायक संधि थोप दी गई थी, शासक नहीं चाहते थे कि वो सहायक संधि उनको मिले, लेकिन जबरदस्ती उनको सहायक संधि दी गई थी, ठीक है। और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले सहायक संधि थोपी, इससे क्या हुआ, इस राजा के पास में जो सैनिक ताकत थी वो खत्म हो गई, और खत्म होने के बाद में 1856 तक आते आते इन्होंने देखा कि भाई अब राजा के पास ताकत नहीं रहेगी, इसको हटाओ, बाहर करो और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करो, ठीक है। एक बहाना दे दिया और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ठीक है। और ये ऐलान करके अवध के ऊपर इन्होंने 1856 में कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है कि अवध के ऊपर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था, तो याद रखना 1856 में। उस टाइम पर हमारे भारत देश का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी,
याद रखना, ठीक है। रीजन क्या दिया था? शासन को दुरुस्त करने के लिए, यहाँ के जो नवाब है वो शासन ठीक ढंग से नहीं चला रहे, ये रीजन दिया था, ठीक है। रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, ये रीजन दिया था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंग्रेजों से पहले हमारे भारत देश में मुगलों की सत्ता थी, ठीक है। मुगल ही बड़े पैमाने पर राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम थोड़े से ढीले पड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुगल दोबारा से खड़े हो जाए और हमें यहाँ से भगा दें। इसलिए कंपनी ने क्या किया, मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली और इसी के तहत कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। इससे पहले जो सिक्के हमारे देश में चलते थे वहां पर मुगल बादशाहों का नाम चलता था, लेकिन अब कंपनी ने ऐसे सिक्के जारी कर दिए जिस पर से मुगल बादशाहों का नाम रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। 1849 में गवर्नर जनरल ने डलहौजी, ठीक है, इन्होंने ऐलान कर दिया कि बादशाह बहादुर शाह जफर जो हैं, इनको बादशाह के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनका जो परिवार है, ठीक है, इसको लाल किले से बाहर कहीं और दिल्ली में बसाया जाएगा, ठीक है। तो मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, अगर किसी राजा के परिवार से आप ये कह दो, एक ऐलान कर दो कि भाई आपके जैसे ही मृत्यु हो जाएगी तो आपका जो परिवार है उसे आपके घर से निकाल करके, अभी तक तो आप बादशाह थे लेकिन अब आपको मतलब आपके मरने के बाद में कोई भी आपके परिवार के से बादशाह नहीं बनेगा और आपके परिवार के जो लोग हैं उनको हम आपके महल से भी निकाल करके दिल्ली में कहीं और बसाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज भी तो ये मतलब मुगल जो थे ये थोड़े से आग बबूला हो गए। ये कब ऐलान किया गया? 1849 में, याद रखना, ठीक है। 1849 में ऐलान कर दिया था किसने? जनरल डलहौजी ने, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर की जैसे ही मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद में इनके परिवार को लाल किले से बाहर कर दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, इन्होंने एक फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखना, लॉर्ड डलहौजी ने ये नहीं कहा था कि आपके बाद में जो आपके बेटे होंगे वो बादशाह बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा जैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी हम आपके परिवार को लाल किले से बाहर करेंगे और कहीं और दिल्ली में बसाएंगे। इसके बाद में 7 साल बाद गवर्नर जनरल कैनिंग आते हैं और ये कह देते हैं कि भाई मुगल बादशाह जो अभी हैं बहादुर शाह जफर, इनको आखिरी मुगल बादशाह माना जाएगा। इनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल उन्हें राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मतलब ऐलान था। इससे अगर हम देखें तो इससे हमारे देश के जो मुगल थे वो काफी चिढ़ गए थे, ठीक है। अब अगर बताओ आपके राजा के लिए ऐसे कहा जाए तो आप भी चिढ़ जाओगे, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो इससे हमारे देश में जो मुगलों से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है, और भी मुगल साम्राज्य के नींव बने हुए जो लोग बैठे थे, मुगल साम्राज्य में रहने वाले लोग थे, वो सभी लोग षड्यंत्र यहाँ पर रचने लगे थे, ठीक है। अब षड्यंत्र कैसे रचे जाते हैं वो तो आपको पता है कि भाई उनकी सत्ता बनी रहे इसलिए कुछ ना कुछ करने लगे थे। क्या कर रहे थे वो आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारे देश के जो शासक वर्ग था वो किस प्रकार से इफेक्टेड था। अब हम बात करते हैं किसान और सिपाहियों की, ठीक है। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान, कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। किस किस से? एक तो भारी भरकम लगान, ठीक है, इतना हैवी लगान दे दिया कि हम चुका ही नहीं पा रहे, और दूसरा कर वसूली के लिए बहुत सख्त तरीका है, मतलब टाइम पर कर वसूली चाहिए। और अगर जमींदार टाइम पर कर नहीं दे पाते थे, देखो हुआ क्या था, जमींदारों को किसानों से टैक्स लेना होता था और जमींदार जाकर के फिर वो वही टैक्स अंग्रेजों को जमा करते थे, ठीक है। तो यहां पर तरीका ये सख्त ये था कि भाई अगर जमींदार टाइम पर टैक्स अंग्रेजों को नहीं दे पाए तो इनकी जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी और इनकी जमींदारी कोई और ले लेता था, ठीक है। तो इससे क्या था कि यहां पर जमींदार भी बहुत परेशान थे कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से, और कई इलाकों में कई अन्य व्यवस्थाओं के तहत डायरेक्ट किसानों से भी लगान वसूला जाता था। किसान इसलिए भी परेशान थे कि इनको बहुत भारी भरकम लगान देना पड़ता था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। होता ये था कि भाई इनको लगता था कि भाई हमारा खेत चला जाएगा, तो इसलिए महाजन वर्ग मतलब साहूकार वर्ग था जो पैसा मतलब ब्याज पर देते थे, ठीक है। तो महाजनों से किसान कई बार कर्जा लेते थे और उसी कर्जे से अपना लगान चुकाते थे। कई बार उसी कर्जे से अपना काम भी चलाते थे, जैसे कि कई प्रकार के काम होते, एग्जाम्पल के रूप में शादी बारात करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई
कोई बीमार पड़ गया, ठीक है? या फिर पढ़ाने लिखाने के लिए, तो कई सारे काम होते जिसके लिए इन्हें कर्जा लेना पड़ता था। अब ये कर्जा भी नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि इनकी आमदनी मुख्य रूप से खेती से ही होती थी और खेती से इनको इतना प्राप्त नहीं हो पाता था कि अपना पेट पालन कर सके। तो यहाँ पर किसान, जमींदार दोनों बड़े पैमाने पर परेशान थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। बहुत सारे किसानों की ज़मीनें जा रही थी, बहुत सारे ज़मींदारों की जो ज़मींदारी थी वो नीलाम होती जा रही थी। तो इससे ये दोनों लोग परेशान थे। इसके बाद में कहा जा रहा है कि कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी एक वजह थी। हमने देख लिया किसान क्यों परेशान थे, हमने देख लिया हमारे देश का जो शासक वर्ग था वो क्यों परेशान था, हमने देख लिया जमींदार क्यों परेशान थे, किसान क्यों परेशान थे। अब हम देखते हैं सिपाही क्यों परेशान थे। तो कंपनी के तहत काम करने वाले जितने भी भारतीय सिपाही थे, देखो कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को भी रखा था और अपने देश से अंग्रेज सिपाहियों को भी लाते थे। तो जितने भी भारतीय सिपाही थे उनमें असंतोष आने लगा था। उसकी एक अपनी अलग वजह थी। क्या वजह थी? तो वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। सबसे पहला वेतन की वजह से कम वेतन मिलता था, भर्ती भी कम, वेतन भत्ता हो गया, ठीक है? इसके अलावा सेवा शर्त, जो काम करने के लिए नियम बनाए गए थे ना, उन नियमों की वजह से परेशान थे क्योंकि अंग्रेज चाहते थे अनुशासन। और हमारे भारत देश के लोग भाई अनुशासन को उस टाइम पर मानते नहीं थे, ठीक है? गाँव के लोगों से भर्ती कर देते और गाँव के लोग भाई अगर उनका मन है खैनी खाएँगे तो खाएँगे, ठीक है? जो करना है तो करेंगे, ठीक है? घूमने जाना है तो जाएँगे और ये चाहते थे कि भाई आप बिल्कुल अनुशासित होकर के रहो, ठीक है? तो ये कई सारी शर्तों की वजह से भी परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुँचाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के लिए उस समय बहुत से लोग और सिपाही, इन लोगों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत सारे सिपाहियों को और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अगर वो समुद्र पार यात्रा करते हैं या फिर समुद्र की यात्रा करते हैं तो उनका धर्म जो है और जो जाति है दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए समुद्र की यात्रा उस टाइम पर कोई नहीं करता था, ठीक है? मतलब अधिकतर लोग जो इस बात को मानते थे वो नहीं करते थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दे दिया था। कंपनी ने कहा कि भाई आपका जो ये नियम मान्यताएं मतलब हैं कि भाई हम ये मानते हैं, वो मानते हैं, हमारा ये धर्म है, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। कंपनी ने कहा भाई अनुशासन में रहना होगा, हम इन किसी चीजों को नहीं मानते, हम भी समुद्र पार करके ही यहाँ पर आए हैं, ना हमारी जाति भ्रष्ट हुई और ना हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ, ठीक है? आपको भी अगर नौकरी करनी है तो समुद्र पार जाना होगा बर्मा और बर्मा जाकर के युद्ध करना होगा, ठीक है? तो आदेश दे दिया। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार भी किया, ठीक है? कई सारे ऐसे सिपाही थे जिन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से कोई भी ऐतराज नहीं था। हमारे यहाँ के सिपाहियों को उन्होंने कहा भाई हमें जमीन के रास्ते भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। भाई सरकार का कानून है कि अगर आप जैसे कि आज के टाइम पर भी सेना में अनुशासन होता है, ठीक है? तो वो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने देखा कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे, हम कह रहे समुद्र के रास्ते जाओगे तो समुद्र के रास्ते से ही जाओगे। जनता ने कहा भाई, हमारे के सिपाहियों ने कहा कि भाई हम हटिए, हम नहीं जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इनको सख्त सजा दी गई इसके लिए, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। देखो ये जो मुद्दा था कि हम समुद्र पार यात्रा नहीं करेंगे, ठीक है? ये मुद्दा चलता आ रहा था, ठीक है? इसके पीछे मतलब कई सारे देखो थोड़ा सा मुद्दा फैलता था, किसानों की बात थी। अब यहाँ पर जो शासक वर्ग था वो इनको भड़काने लगा था, जनता को भड़काने लगा था, सिपाहियों को भड़का रहे थे। और भाई आपको तो पता है कि हमारे देश में एक के चार लगाने वाले लोग हैं और यहाँ पर सत्ता जो थी वो भी अनुशासित करने का पूर्ण प्रयास कर रही थी, ठीक है? तो इससे क्या है कि ये मुद्दा खत्म नहीं हो पा रहा था और चूंकि खत्म नहीं हो पा रहा था तो इसके बाद में 1856 में कंपनी ने किया एक नया कानून कंपनी को बनाना पड़ा। और कानून क्या था? इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ेगा। यहां पर ये नियम बना दिया गया। अब भाई अगर आपको यहां पर सेना में नौकरी करनी है तो भाई आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा और समुद्र पार नहीं जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। और इसके अलावा हमारे भारत देश में भारतीयों को नौकरी करने के लिए अधिक स्थान भी नहीं दिए गए थे क्योंकि ऊंची पोस्टों पर भारतीयों को रखा नहीं जाता था। अगर नौकर बनने के लिए जाओ तो नौकरों के साथ में बहुत खराब बर्ताव किया जाता था, तो अधिकतर लोग सैनिक बन जाते थे, ठीक है? इसके अलावा फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाओ तो वहां पर भी इन लोगों के साथ में बहुत ही दुर्दशा होती थी। तो सैनिक बनने के लिए अधिकतर लोग आ जाते थे, ठीक है? सिपाही गांव की हालात से पहले से परेशान थे क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जो खुद किसान थे। आज भी हमें देखने को मिलता है कि सेना में जितने भी लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं लगभग आप देखोगे तो 80% के आसपास, मैं अंदाजे से बता रहा हूं बल्कि ज्यादा ही होगा, ठीक है?
80% प्लस लोग आपको किसान के बेटे ही मिलेंगे जो सेना में भर्ती होते हैं जाकर के। 80% से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं, तो उस टाइम पर तो हम कह सकते हैं भाई लगभग 100% लोग जो थे वो सेना में ऐसे ही लोग भर्ती होते जाकर के, 100 नहीं तो 95 99% तो कह सकते हैं कि भाई जो भी सिपाही होता था वो कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक रूप से किसान ही था। ठीक है, तो किसानों के ऊपर अंग्रेज कहर ढा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि सिपाहियों के ऊपर भी कहर आने लगा। ठीक है, तो सिपाही जो थे पहले से गांव की हालत से परेशान थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़ करके आए थे। अब भाई जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं जो भी सैनिक सेना में भर्ती होता है वो अपना घर परिवार गांव सब छोड़ करके जाता है, और अगर आपके ही परिवार के ऊपर आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वही लोग जुल्म ढा रहे हो तो आप तो वैसे ही उनके विरुद्ध में खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से अंग्रेज जो हमारे के सिपाही थे वो अंग्रेजों से पहले से परेशान थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल गया। क्योंकि हर सिपाही किसान था, तो किसानों का और सिपाहियों का गुस्सा यहां पर एक हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम मतलब अभी हमने यहां पर ये बताया कि कौन कौन किस तरह से प्रभावित था, तो किसान और सिपाही इन दोनों लोगों के प्रभावित होने का सेम रीजन था। ठीक है, किसानों का मतलब तो एक ही रीजन था कि लगान का उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन सिपाहियों के पास में दो दो रीजन थे प्रभावित होने की। एक तो उनके ऊपर लगान भी तगड़ा दिया जा रहा है, एक तो वे किसान है ऊपर से सिपाही भी है। ठीक है, तो सिपाही वाला गुस्सा अलग था और किसान वाला गुस्सा अलग था, तो सिपाहियों के नाराज होने का डबल डबल प्रेशर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एक और रीजन था वो था सुधारों की प्रक्रिया। भाई हमारे देश में आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप अगर गलत हो तो गलत हो, गलत को गलत नहीं बोल सकते उसके मुंह पर। ठीक है, अगर आपने गलत को गलत बोल दिया तो आप समझ लो फिर हमारे पूरा का पूरा विरोध झेलोगे। ठीक है, इसीलिए आप देखो कभी भी नेता सामने आएगा, नेता ऐसी बात करेगा ही नहीं। ठीक है, नेता जो होते हैं बड़ा चालाक लोग होते हैं, नेता कभी नहीं कहेगा आप गलत हो, नेता कहेगा अरे चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। जब भी कोई ऐसा बात करे तो इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, पहले पॉइंट में इसमें क्या कर रहा है आइए देखते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने की प्रक्रिया में सती प्रथा को रोकने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए। अच्छा, अंग्रेजों ने डायरेक्टली सती प्रथा को रोकने के लिए या फिर विधवा विवाह को रोकने के लिए शुरू करने के लिए कानून नहीं बनाए। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसके लिए काफी प्रयास किए, बहुत सारी आंदोलन किए। ठीक है, काफी प्रयास किए, काफी लोगों को जागरूक किया, उसके बाद में ये मतलब कानून बनाए गए। इसके पीछे की जो कहानी है हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सती प्रथा वाला ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, विधवा विवाह वाला भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। इसके अलावा लड़कियों को पढ़ने के लिए घर से निकालने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। इसके लिए पूरा एक चैप्टर दिया गया जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके लिए कानून बनाए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर के प्रोत्साहित किया। ये अंग्रेजों ने यहां पर एक बड़ी गलती की। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज थी इसका बहुत प्रोत्साहित किया, इसको बहुत प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन किया कि भाई इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, हिंदी छोड़ो संस्कृत छोड़ो उर्दू छोड़ो पंजाबी छोड़ो, ये सब भाषाएं छोड़ो और इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, 1830 के बाद में जो हमारे देश में ईसाई मिशनरी आए थे इनको खुलकर काम करने की छूट दे दी गई कि आप अपनी स्कूल खोलो, उसमें बच्चों को भर्ती करो और उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। ठीक है, अब ईसाई मिशनरी भी यहां पर खुलकर काम करने लगे। ये सुधारों की प्रक्रियाएं थी भाई, दो तो इन्होंने काम बढ़िया किए। ठीक है, और इसके पीछे अगर आप देखो तो अंग्रेजों ने काम नहीं किए, इसके पीछे के रीजन थे हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के लोग जागरूक हुए, उन्होंने इसके लेकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लोगों को जागरूक किया, लोगों का विरोध किया, फिर अंग्रेजों ने इसके लिए कानून बना दिया। बस अंग्रेजों ने कानून बनाया था, ये दोनों ही बहुत अच्छे काम हुए। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। देखो मरने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, मरने की बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें सबसे जो कठिन तरीका है, सबसे कठिन तरीका वो है जल करके मरना। आप अपनी एक उंगली को जलाकर दिखाओ, और यहां पर सती प्रथा में महिला को जिंदा पूरा जला दिया जाता था। कितनी भयानक प्रथा थी। ठीक है, इस प्रथा को रोकने के लिए जो अंग्रेजों ने कानून बनाए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन इसके बाद में जो सुधारों की प्रक्रिया में काम किए, जैसे कि ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई। भाई लोगों के धर्म के साथ में खेलोगे। अभी आप यहां पर देख रहे हो कांग्रेस की सरकार चली गई, ठीक है, राम मंदिर के पीछे। ठीक है, यहां पर लोगों की सरकार चली जाती, आप तो विदेशी आए थे, यहां पर ईसाई मिशनरियों को खुली छूट देकर के सबसे बड़ी गलती कर दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें जिससे ईसाई धर्म अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, एक नया कानून बनाया अंग्रेजों ने, कहा कि भाई अगर आपको ईसाई धर्म अपनाना है तो बहुत हम इजी किए दे रहे हैं। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है
तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अर्थात आपकी जो पुरखों की संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी अगर आप ईसाई धर्म को बना लेते हैं। जैसी पहली संपत्ति थी मतलब पूरा-पूरा वही रहेगा, आप ईसाई धर्म को अपना लो, ठीक है? और ईसाई धर्म अपनाने के बाद में और भी कई सारे मतलब ये उसमें जैसे कि आजकल नहीं देखते प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डील लेकर के आते हैं, ठीक है? कई सारे कूपन मिल जाते हैं आपको, ठीक है? गारंटी लोग देते हैं, तो इसी प्रकार की गारंटियाँ भी लोगों को दी जाने लगी। इससे समाज में जो बड़े-बड़े लोग थे, जो धर्म का महामंडित करने वाले लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे, वो काफ़ी क्रोधित हो गए। ऐसे प्रयासों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति-रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हम आज के टाइम पर अगर बात करें, तो राम मंदिर का जब भी मुद्दा आता है, तो बीजेपी कहती हमने बनवाया। बीजेपी क्या कहती है? हमने राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी ले रखी। लेकिन अगर हम बात करें जिन लोगों ने इसके पीछे का केस किया था जाकर के, केस लड़ा था पूरा का पूरा, उन लोगों की तो यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही। उसमें बीजेपी का कोई था ही नहीं, ठीक है? अगर हम बात करें तो देखो बीजेपी का इसमें बहुत ही नाम मात्र का रोल रहा है राम मंदिर के पीछे। लेकिन बीजेपी क्या करती है? पूरा इसका क्रेडिट ली जाती है क्योंकि यहाँ पर जनता इसके समर्थन में है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें तो अंग्रेजों ने सती प्रथा और विधवा विवाह इसको लेकर के कुछ भी नहीं किया, केवल कानून बनाया, ठीक है? और अगर देखें तो इसका जो यहाँ पर हमारी बीजेपी क्रेडिट ले जाती है, ठीक है? क्योंकि बीजेपी ने बहुत कम काम किया, इसके बाद भी बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बन रहा है। इसी तरह से अंग्रेजों ने चूंकि यहाँ पर कानून बनाया तो जनता का जो विरोध था वो अंग्रेजों के प्रति ही था, ठीक। इसके अलावा अंग्रेजों ने और भी कई सारे काम किए, जैसे कि ईसाई मिशनरियों को खुलकर छूट दे दी गई, कानून बना दिए गए, ठीक है। तो लोगों को भरोसा हो गया कि सती प्रथा को इसने बैन कर दिया, विधवा विवाह को शुरू कर दिया, ठीक है। ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी, इंग्लिश पढ़ाने के लिए कह रहा है। हमारी संस्कृति, ऐसा तो नहीं कि हमारी संस्कृति को, हमारी जीवन शैली को नष्ट करने का प्रयास कर रहे। लोगों को ये भरोसा हो गया, यकीन हो गया, एक के बाद एक जैसे काम लोग करते रहे, ठीक है। जिस कारण वे अंग्रेजों से अधिक रुष्ट हो गए। अब यहां पर क्या है कि अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना था, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जनता की नजर से, अब हम यहां पर जनता की नजर से टॉपिक को देखेंगे कि जनता की नजर से आखिरकार हुआ क्या, जनता सोच क्या रही थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 84 नियमों की एक सूची दी गई है। इन नियमों को डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो हम एक एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करें, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। जो भी है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हमने इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों को आधे एक घंटे में क्विज के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी 1 तारीख से जो हमारी लाइव टेस्ट आएगा ना, इस चैप्टर से कम नहीं तो 100 प्रश्नों को बनाऊंगा, ठीक है। 100 प्रश्नों को छोटे से छोटे बिंदु पर, बड़े से बड़े बिंदु पर, कठिन से सरल से हर प्रकार के प्रश्न लेकर के आऊंगा। एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% गारंटी ले रहा हूं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आगे चलकर के, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। हाँ, तो हमारा जो अगला पॉइंट है जनता की नजर से, इसको भी समझते हैं। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसको भी यहां पर देख लो। तो सबसे पहले 84 नियमों की सूची है जिसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, हाँ इनके बारे में सोचते हैं। ये वो गोडसे नहीं है जिन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा था, ठीक है। ये दूसरे गोडसे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के एक नागरिक हैं, ये एक गांव में रहते थे, जिनका नाम है, ये ब्राह्मण थे, इनका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है माझा प्रवास, अर्थात मेरा प्रवास, ठीक है। मैं घूमने के लिए गए होंगे तो माझा प्रवास इन्होंने लिखा। माझा शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरा ही होता है, और कुछ होता है, देख लेना, ठीक है। माझा प्रवास नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसमें विष्णु भट्ट लिखते हैं कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। अर्थात यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए ब्राह्मण थे, तो यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। ठीक, क्या इन्होंने सलाह दी सिपाहियों ने कि भैया यज्ञ में शामिल होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से घर के भीतर जाओ, सुरक्षित हो जाओ, क्योंकि 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर बहुत भयानक कोहराम मचेगा, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से कहा। अच्छा, क्या कहा था पूरा का पूरा मैं लिख करके लाया, उस चीज को समझो। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, उन्होंने बताया कि सरकार, एक मिनट, उन्होंने बताया कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों, इन दोनों लोगों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है।
ठीक है? उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में इसका ऐलान कर दिया है। क्या किया? इस सिपाही ने बताया इन भैया विष्णु भट्ट जी को, ये गोडसे थे, इनको बताया कि भैया ऐसा है कि आप यज्ञ में शामिल होने की जरूरत नहीं, घर लौट जाओ जल्दी से, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर पूरे तुले हुए हैं। वो चाहते नहीं कि भाई भारत में हिंदू मुसलमान कोई रहे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने 84 अर्थात 84 नियमों की एक सूची बना ली। इसमें पूरे 84 नियम दिए गए और ये जो सूची है कलकत्ता में सारे के सारे राजा और राजकुमारों के सामने इसका ऐलान कर दिया है, ठीक है? उन्होंने अर्थात सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। ठीक है? राजा भारी गुस्सा में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। छावनी अर्थात जहां पर सैनिक रहते हैं, ठीक है? तो कहा गया कि भाई मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार की गई है और विभिन्न जो छावनियां हैं वहां पर योजना को भेज भी दिया गया है। तो इस प्रकार की बात इनको सुनने को मिली, 84 नियमों की सूची, ठीक है? तो ये भाई एक हो गया, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने ये बात कही। इसके बाद में असर क्या रहा? आइए देखते हैं। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इसमें क्या हुआ था? भाई ये जनता जो सोच रही थी उसका पहला एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है? अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जल्द ही उत्तेजना छा गई। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है पहले पॉइंट में कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरण में मिलती है। एक सूबेदार थे अर्थात अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे। इनका नाम क्या है? सीताराम पांडे, ठीक है? ये क्या थे? सूबेदार थे अंग्रेजों की सेना में, ठीक है? सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की थी और 1807 में वे सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हो गए थे। कितने साल तक नौकरी की थी? 48 इयर्स तक अंग्रेजों के लिए काम किया था, ठीक है? उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ में था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम पांडे की आंखों के सामने ही मार डाला था। इतना बड़ा दुख और किसको होगा? भाई आपके सामने आपके बेटे को मार दिया जाए, भले ही वो किसी गलत रास्ते पर गया हो, ठीक है? हमारे देश के तो लिए तो अच्छा ही था, ठीक है? आप जिसके साथ में हो उसके साथ में वो नहीं था, तो आप उसके आपके बेटे को मार दिया जाएगा क्या? तो वही यहाँ पर हुआ, ठीक है? सीताराम पांडे के सामने अंग्रेजों ने इनके बेटे को मार दिया था क्योंकि ये विद्रोहियों की श्रेणी में शामिल था, ठीक है? अर्थात विद्रोहियों के साथ में था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? अंग्रेजों ने उसकी आंखों उसके सामने ही मार डाला, ठीक है? सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिसको नॉर्गेट नाम के एक अंग्रेज ने अनुवाद किया था और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार नाम की एक पुस्तक में प्रकाशित भी करवाया था, ठीक है? अच्छा लिखा होगा अंग्रेजों के लिए तभी तो प्रकाशित करवाया, ठीक है? तो यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सीताराम पांडे ने लिखा कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। जो अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, मतलब सीताराम पांडे ने अपना एक मतलब पूरा का पूरा अपना जो मानते थे उसको, अपने विचारों को एक पुस्तक में लिखा, जिस जो विचार यहाँ पर उसका छोटा सा सारांश हमने यहाँ पर दिया है ताकि आप समझ सकें कि उस समय लोग जो थे, आम जनता, वो कैसे सोच रही है, ये सही है या गलत है, इसका निर्णय लेने का हमें और आपको अधिकार नहीं है। देखो भाई, हम लिख रहे कुछ भी है, आप लिख रहे कुछ भी हो, या कोई दूसरा व्यक्ति कुछ लिख रहा है, ठीक है? तीसरा व्यक्ति कुछ लिख रहा है, वो अपने विचारों के हिसाब से लिखेगा। बीजेपी वाले अपने विचारों के हिसाब से लिखेंगे, कांग्रेस वाले अपने विचारों के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है? इसके अलावा अन्य पार्टियां जो है वो अपने विचारों के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर सीताराम पांडे ने अपने विचारों को एक पुस्तक में दिया था। इनके विचार क्या थे? एक जनता के रूप में अगर हम देखें तो वो यहाँ पर दिए गए, ठीक है? इन्होंने कहा कि भाई जो अवध के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, इसकी वजह से जो सिपाही थे उनके अंदर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदे अर्थात इनके लिए काम करने वाले जो लोग थे, ठीक है? हाँ, नुमाइंदों ने हजार झूठ एक मिनट
एक मिनट, म्यूट हो गया था। ठीक है, म्यूट हो गया था, थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्या, पूरा का पूरा फिर से समझ लो, ये यहाँ से थोड़ा सा हो गया था। तो देखो, कहा जा रहा है कि अवध के नवाब जो थे और दिल्ली के बादशाह थे, सीताराम पांडे जी का कहना है कि इन्होंने हजारों झूठ गढ़ डाले और ये कहा कि भाई सिपाही जो है उनके खिलाफ अंग्रेज सरकार है। ठीक है, सिपाहियों को बताया कि भाई आप जो है तो आपके धर्म के साथ में सरकार खेल रही है। ठीक है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो ऐसे हजार झूठ गढ़ डालकर सिपाहियों को अपने मालिक अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया गया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा से गद्दी पर बैठाया जा सके। तो दिल्ली में बैठाने के लिए बादशाह को दोबारा से यहाँ पर कई सारे झूठों को गढ़ा गया, ताकि अंग्रेजों के साथ में बगावत हो और उसमें जनता का इनको समर्थन मिल जाए। ठीक है, और जो अंग्रेजों के सैनिक हैं उनका भी समर्थन मिल जाए, ताकि हम दोबारा से नवाब को गद्दी पर बैठा सके। ठीक है, उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। मतलब इनका कहना ये था, जो नुमाइंदे थे, बादशाह के नुमाइंदे थे, इसके अलावा नवाब जो थे, इनका कहना ये था कि अगर हम सैनिकों को भड़का लेते हैं और जो हम दलीलें दे रहे हैं अगर उनके ऊपर अमल करते हैं ये सैनिक जो हैं, ठीक है, अगर सिपाही हमारी बात मान लेते हैं तो हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। अगर सेना चाहे तो, सेना अगर हमारे साथ में आ जाए तो ऐसा हो सकता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनी में भेज दिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे यहाँ के जो लोग थे वो सिपाहियों को भड़काने में लगे हुए थे। एक भड़काने में लगे हुए थे कि भाई तुम्हें तुम्हारे धर्म के विरुद्ध कानून बनाया गया कि भाई अगर तुम सेना में शामिल होगे तो तुम्हें समुद्र पार जाकर के युद्ध करना होगा, समुद्र के रास्ते से जाना होगा, इसलिए सैनिक परेशान थे और भी कई सारे झूठ करने में लगे थे। इसी समय पर एक संयोगवश होता क्या है कि अंग्रेज सरकार एक नया कानून, एक नई राइफल लेकर के आती है। ठीक है, और हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल के तरीके बताने के लिए अलग अलग छावनी में भेज देती है। ठीक है, इसी दौरान ना जाने कहां से खबर फैल गई। ठीक है, इन्हीं नुमाइंदों ने खबर फैला दी कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले जो कारतूस हैं, ठीक है, अर्थात गोली जो है, उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। भाई ये बहुत बड़ी बात थी। भाई कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए गाय तो मतलब पूजनीय है, और कोई मुसलमान है, ठीक है, तो उसके लिए सूअर बहुत खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अधिकतर अगर हम देखें तो सेना में भारत के हिंदू और मुसलमान ही शामिल होते थे, और दोनों लोगों को टारगेट करके ये बात कह दी गई कि भाई भारत में जो अगर आप ये सैनिक बने हुए हो और आप बंदूक इस्तेमाल कर रहे हो, उस समय जो बंदूक होती थी, ठीक है, तो बंदूक में जो ये कारतूस लगाया जाता था, इस कारतूस को दांत से छीला जाता था। अब भाई गाय जिसे माता मानते हैं, अगर उसकी चर्बी को आप एक कारतूस पर लगाकर हमें दोगे और उसे हम मुंह में ले जाएंगे तो कितनी बुरी बात होगी। इससे जो ब्राह्मण वर्ग था वो काफी बड़े पैमाने पर सेना में शामिल था, वो रुष्ट हो गया। और मुसलमान जो थे, जो सुअर को देखना भी नहीं चाहते, आप उस सुअर की चर्बी को मुसलमान के मुंह में ले जा रहे हो तो इससे सुअर भी नाराज हो गए। तो ये खबर फैला दी गई। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख करके ये बताने लगे, एक मिनट, हर एक रेजिमेंट होगा, ठीक है, तो हमारी, चलो हमारी सही, कोई दिक्कत नहीं, हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे। ये हमारी रेजिमेंट का शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पर जो सीताराम पांडे ये शब्द को लिख रहे हैं। ठीक है, तो सीताराम पांडे लिखते हैं कि हमारी रेजिमेंट जो है यहाँ पर ये खबर फैली और यहाँ से लोग पत्र लिख करके जो अन्य रेजिमेंट हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको ये खबर भेजने लगे और जल्दी से जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल छा गया, अर्थात हर एक रेजिमेंट के पास में खबर पहुंच गई और सभी बगावत करने के लिए तैयार हो गए। अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन एक कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। एक 84 नियमों की सूची बना दी, बता दिया गया कि भाई 84 नियमों की सूची बनाएगी। बनी या नहीं बनी ये कंफर्म नहीं है, एनसीईआरटी में इस बात को बताया नहीं गया। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ाएंगे तब उसमें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। वैसे 84 नियमों की सूची के बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, हाँ ये बात कही गई थी, इतना हमने पढ़ा। इसको लेकर अगर हम देखें तो राजाओं ने इसके विरुद्ध में कोई युद्ध भी, हमें ऐसा कोई बहुत बड़ा युद्ध भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हो सकता है कि वह ऐसी सूची बनाई गई हो, आगे चलकर किसको भी हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लोगों ने, स्वार्थी लोग जो थे, जो चाहते थे कि भाई पुनः बादशाह गद्दी पर बैठ जाए, उन्होंने ये कह दिया कि भाई अंग्रेज चाहते हैं कि सब लोग ईसाई बन जाओ, क्योंकि ईसाई के लिए ना तो गाय माता है और ना ही सुअर बुरा है, वो दोनों को मतलब खाना पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी रणनीति चली थी, जानते हो क्या चली थी? देखो, अंग्रेजों को ऐसा पता चल गया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, मतलब ब्रिटेन के लोगों को पता चल गया था कि भारत में अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए, ठीक है,
इस पूरी कहानी के बाद में किया था इन्होंने ये, ठीक है। इस पूरी कहानी के बाद में उनको ये एहसास हुआ कि अगर हिंदू मुसलमान दोनों एक हो गए तो भारत पर राज करना संभव नहीं रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भारत में बूचड़ खाने खोले जहां पर जानवरों को काटा जाता था, ठीक है। और बूचड़ खानों में गाय को कटवाने का प्रावधान किया, ठीक है, कि गाय भी काटी जाएगी। और जानबूझकर वहां पर हिंदुओं को ना रख करके, भाई हिंदू में भी तो कसाई लोग होते थे पहले उस टाइम पर, जैसे कि बहुत सारे लोग थे जो जानवरों को काटने का काम करते थे, जानवर खाते थे। बहुत सारी ऐसी जातियां थी जिनके लिए ये विशेष रूप से काम था, ठीक है। तो उनको ये काम ना दे करके स्पेशली गाय को कटवाने के लिए मुसलमान लोगों को भर्ती किया गया और ये दिखाया कि भाई देखो यहां पर क्या है कि गाय को तुम्हारा मुसलमान काट रहा है। और इसके चलते भारत में लड़वाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। आगे चल करके प्रयास किया गया था, जिसको हम आगे देखो चैप्टर में इस टॉपिक को दिया नहीं गया, ठीक है, बट ये सच्चाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बताया रहा कि कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो आई है भाई, हिंदू मुसलमान भाई जो बेचैनी आई है कि लोगों को ईसाई बनाना चाहता है, ठीक है। कर्नल साहब का कहना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, बस इस बार भी अपने आप ही खत्म हो जाए। जैसे इनका कहना ये था कि जैसे पहले लोगों के बीच में बेचैनी आई थी कि भाई समुद्र पार जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और फिर मतलब लोगों को दंड दे दिया गया। और धीरे धीरे इतनी बेचैनी मतलब पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गई थी, ठीक है। खत्म नहीं हुई थी लेकिन शांति से बनी रही थी। तो कर्नल को लगा कि भाई ये भी जो बेचैनी अभी आई है कि गाय और सुअर की चर्बी है, ठीक है, तो ये भी बेचैनी धीरे से खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें एक ट्विस्ट आता है। अगर कोई चीज आप केवल एक बार देख रहे हैं, ठीक है, या फिर केवल आपके साथ में कोई घटना केवल एक बार घटित होती है, तो शायद आप उस घटना को भूल जाएंगे। लेकिन जो घटना, जो व्यक्ति आपका दुश्मन है और उसे आपके साथ में रोज मिलना पड़ रहा है, तो आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो क्या है कि उसमें नमक घाव में नमक छिड़कने जैसा है, ठीक है। भाई देखो समुद्र पार जाने वाली जो बात थी उसमें एक बार उन्होंने कहा, जनता ने मना कर दिया, फिर से कहा, फिर सैनिकों ने मना कर दिया, दंड दे दिया गया, काम खत्म, ठीक है। रोज रोज तो देखना ही था, लेकिन कारतूसों को रोज रोज मुंह में डालना था। और आपको पता है कि भाई आपका धर्म इससे भ्रष्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर है कि जनता के अंदर आक्रोश छा गया था। कैसे क्या हुआ, अब इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में कैसे बदल गया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करते हैं। हाँ, देख लेते हैं। देखो 49 मिनट का वीडियो हो चुका है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में बदल गया, एक ही टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। बगावत फैलने लगी, ये टॉपिक हो गया। कंपनी का पलटवार, 3 टॉपिक हैं, ठीक है। विद्रोह के बाद के साल, हाँ 4 टॉपिक। चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जितना अगर पॉसिबल हो जाएगा तो इसी पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो देखो 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, 2 घंटे तक अगर चलेंगे तो चलाएंगे, ठीक है। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में कैसे बन गया, मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में, इसलिए मैं जा रहा हूँ लंबा, वरना मैं छोड़ देता, ठीक है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, ठीक है। शासक के और प्रजा के बीच में ऐसे कई सारे, अगर आप देखोगे तो जब इस्लाम धर्म का शासन था तब भी संघर्ष होते रहते थे, ठीक है। इसके अलावा जब हिंदुओं का शासन था तब भी संघर्ष होते रहते थे। इस्लाम में संघर्ष इसलिए होता था क्योंकि इस्लामिक राजा जो थे उनके कुछ जो नीचे काम करने वाले मौलवी लोग थे वो जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। हिंदुओं की बात करें तो जाति प्रथा की वजह से, जातिवाद की वजह से, और भी कई सारी चीजें थी जिनकी वजह से क्या होता था कि शासक और जनता के बीच में संघर्ष चलते रहते थे। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। ये एक मतलब एक सीख की बात दी गई, इतिहास को, इतिहास से सीख ली गई है कि मतलब यद्यपि अगर हम राजा और प्रजा के बीच की बात करें तो संघर्ष चलते रहते हैं, ठीक है, आंदोलन चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने बढ़ जाते हैं कि राजा की सत्ता को, पूरे पूरे राज्य की सत्ता को उखाड़ कर फेंक देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना है, ठीक है, बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते। देखो यहाँ पर हमने देखा कि राजा लोग भी जानने लगे कि भाई उनके शत्रु अंग्रेज हैं, हमने भी डिस्कस किया। जो किसान वर्ग था उसको भी यही लगने लगा, ठीक है। सिपाही वर्ग था उसको भी यही लगने लगा। फिर जनता के पास में हजार झूठ गढ़ करके उनको भेज दिया गया। तो भारत में रहने वाले समस्त लोगों को भी एहसास हो गया कि भाई उन सभी का दुश्मन, उन सभी का शत्रु एक है। अब समय आ चुका था कि सभी लोग एकत्र होकर के, सभी लोग एक होकर के राजा अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई यहां पर लड़े। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत के उत्तरी भागों में, कहां पर, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। फतेह और शासन के 100 साल बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी, एक मिनट
एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। हुआ क्या यहाँ पर देखो, अंग्रेजों के अब सत्ता स्थापित करने और यहाँ पर शासन करने के 100 साल हो चुके थे 1857 तक, ठीक है? 100 साल हो चुके थे। तो 100 साल के बाद में इनको एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। बहुत बड़ी बगावत हुई और इस बगावत में होता ये कि कंपनी का जो अस्तित्व था भारत देश में ये बहुत खतरे में पड़ गया। हुआ ये कि मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ में उठ खड़े हुए। क्या कहा जा रहा है कि भाई 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इससे कंपनी की जो सत्ता थी, जो कंपनी का अस्तित्व था, वो खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो बगावत शुरू हुई थी, कहां से हुई? मेरठ से शुरू होती है, ठीक है? मेरठ से शुरू हुई और मेरठ से सिपाही शुरू करते हैं और सिपाहियों ने कई जगहों पर बगावत की। समाज के विभिन्न तबके का अर्थ है किसान भी शामिल हो गए, आम जनता भी शामिल हो गई और जितने लोग थे सभी ने इस विद्रोह में अपने तेवर दिखाए। ठीक है, सभी के तेवर उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। कहा जा रहा है कि वह 19वीं सदी के यानी कि पूरे के पूरे 100 सालों का 1800 से लेकर के 1900 के बीच का जो ये 100 साल हैं, इन 100 सालों के बीच में ये जो संघर्ष हुआ 1857 का विद्रोह, ठीक है, ये विद्रोह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मतलब हथियारों के बल पर लड़ी गई लड़ाई थी। इतना बड़ा पैमाने पर ये संघर्ष लड़ा गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या, अभी एक एक करके पूरी प्रक्रिया हम डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो मैं थक गया हूं, लेकिन चूंकि मुझे मजा आ रहा है टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैं कितना भी टाइम लगे पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके ही हटूंगा। तो सबसे पहले अब यहां पर बात की जा रही कि मेरठ से दिल्ली तक कैसे पूरी की पूरी मतलब बगावत खड़ी हुई, इसको यहां पर समझो। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही जिनका नाम है मंगल पांडे, इनको बैरकपुर में अपने सिपाहियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चला करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। अच्छा, मंगल पांडे जी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, आप अगर चाहें तो मूवी देख सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, ठीक है। मंगल पांडे के ऊपर जो मूवी बनाई गई है यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो होता यह कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है ये क्या करते हैं, बैरकपुर में जो इनके सिपाही अफसर होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला के पीछे कई सारे रीजन होते हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमला करते, जब ये हमला करते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में इनके ऊपर मुकदमा चलता है। और कितने दिन तक मुकदमा चलता है हम देखते हैं। 29 मार्च को गिरफ्तार हमला करते हैं, फिर गिरफ्तार किया जाता है और मात्र 8 या 9 दिन तक इनके ऊपर मुकदमा चलता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनको फांसी पर लटकाया जाएगा, ठीक है। और अब देखो मार्च के बाद अप्रैल आता है, ठीक है, और 8 अप्रैल को इनको फांसी पर लटका दिया गया। अर्थात मात्र 7-8 दिन के अंदर ही ये पूरी की पूरी घटना घटित हो जाती है, ठीक है। हाँ, 7-8 दिन के अंदर ही, एक मिनट थोड़ी सी, हाँ, 7-8 दिन के अंदर ये पूरी पूरी घटना घटित होती है और इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में ऐसा होता है कि इसके बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। अच्छा, नए कारतूसों के साथ में जो फौजी अभ्यास किया जा रहा था, इसी के विरुद्ध में इन्होंने काफी दी बात भी की थी, सिपाहियों से बात की, ठीक है, विद्रोह भी किया था, ठीक है। मतलब विद्रोह करने का अर्थ है कि मतलब अपनी आवाज को उठाया था, सैनिकों से कहा था। और इसी के चलते और कुछ कारण बने थे जिस वजह से मंगल पांडे ने यहां पर मतलब विद्रोह किया था, ठीक है, सिपाहियों पर हमला बोला था, ठीक है। पूरी कहानी को आगे हम डिस्कस अभी करेंगे। तो इसके बाद में होता क्या है कि जब इनको फांसी पर लटका दिया था तो कुछ और सिपाही थे जिन्होंने कह दिया कि अब हम जो नए कारतूस आए इनके साथ में सैनिक अभ्यास नहीं करें, क्योंकि उनको लगता था कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। मुसलमान कह रहे थे कि भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हिंदू कह रहे थे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर होता यह कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है। यह कह दिया गया कि भाई आप चूंकि अपने अफसरों का हुक्म नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपको 10 साल की सजा, ठीक है। और यह जो सजा थी 9 मई 1857 की बात ही है, ठीक है, 9 मई 1857 की बात है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। फिर होता ये यहां पर यह है कि भाई अन्य जो सिपाही थे उन्होंने सैनिक अभ्यास करने से मना कर दिया। फिर होता यह कि भाई इनको 10-10 साल की सजा सुना दी जाती है 9 मई 1857 को, ठीक है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों ने क्या किया कि अपनी प्रतिक्रिया को बहुत जबरदस्त बना लिया। देखो कुछ सिपाही जैसे 84-50
85 सिपाही थे जिन्होंने सैनिक अभ्यास करने से मना कर दिया। जब इन्होंने सैनिक अभ्यास करने से मना कर दिया, ठीक है, इसके बाद में मतलब इनको सजा सुना दी गई। अब जब इनको सजा सुना दी गई तो मेरठ में जो दूसरे भारतीय सिपाही तैनात थे उनकी प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, ठीक है। अब जो ये 85 सिपाहियों को जेल में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी, वहां से सिपाहियों को आजाद करवा दिया गया। धावा बोला और बोल करके इन सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, अर्थात जो यहाँ पर सिपाही थे, अंग्रेजों के अफसर थे, उनको उनके ऊपर अटैक किया और अटैक करके मार दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए, जितनी भी बंदूकें थी, ठीक है, वहां की सारी अपने कब्जे में ले ली, ठीक है, और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिए। आप समझ रहे हो कितना बड़ा विद्रोह एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो गए। सिपाहियों ने कह दिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, हम अंग्रेजों के शासन को अधिक नहीं चलने देंगे। आज के बाद अंग्रेजों का शासन अब खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये जो सवाल था, ठीक है, लेकिन अब सवाल ये था कि अगर अंग्रेजों को भारत से भगा देते, ठीक है, तो अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? भाई हम अंग्रेजों को भगा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की जगह कौन लेगा? कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों की जगह कोई और आ जाए जो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक हो, ठीक है। तो यहां पर सिपाहियों ने बैठ करके एक निर्णय लिया। निर्णय यह था कि वे मुगल बादशाह, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो हैं, अभी तक चूंकि ये यहाँ पर सम्राट थे, अभी तक बादशाह थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो अभी तक के बादशाह हैं उनको ही हम देश का शासन सौंपेंगे, उनको देश का शासन सौंपना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये निर्णय ले लिया। इसके बाद में 10 मई को, चूंकि देखो इन्होंने 9 मई को सिपाहियों ने मिलकर के 9 मई को हमला कर दिया, अपने अफसरों को उनको मार दिया, उनकी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया, अपने सैनिकों को छुड़वा लिया। और 10 मई की रात को ये क्या करते हैं, मेरठ के कुछ सिपाही 10 मई की रात को ही मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली, यानी कि कुछ सिपाही जैसे कि 10-20 सिपाही या 50 सिपाही या 100 सिपाही मिलकर के क्या करते हैं, अपनी एक टोली के साथ में घोड़ों पर सवार होते हैं और मुंह अंधेरे यानी कि सुबह 3-4 बजे तक क्या कहते हैं, दिल्ली पर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनके आने की खबर दिल्ली में पहुंचती है तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए, यानी जितने भी सिपाही थे जो कि मेरठ से आए थे एंड जो दिल्ली में सिपाही थे, उन सभी लोगों ने बगावत कर दी और सभी सिपाही आकर के जो लाल किला था उसके किले के आसपास जमा हो गए, ठीक है। वे बादशाह से मिलना चाहते थे क्योंकि बादशाह जो थे, अगर चूंकि हमने बादशाह को मनाया नहीं कि ठीक है, बादशाह को अपना नेता नहीं माना, तो भाई अंग्रेजों के जाने के बाद में देश का शासन कौन चलाएगा, तो ये चाहते थे कि भाई बादशाह जो हैं औरंगजेब वो हमारे नेता बन जाए, ठीक है। तो ये बादशाह, अच्छा जो बादशाह थे, बादशाह अंग्रेजों की ताकत से डरे हुए थे और ये अंग्रेजों से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। भाई ये डरे हुए थे क्योंकि अंग्रेजों की ताकत बहुत बड़ी थी, ठीक है, और अंग्रेज जो थे हमारे भारत देश के विभिन्न इलाकों में अपनी सत्ता को चला भी रहे थे, ठीक है। अच्छा चूंकि ये डरे हुए थे इसलिए ये इन सिपाहियों से मिल नहीं रहे थे, लेकिन सिपाही भी अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए, ठीक है। अब जब महल में घुस गए तो उन्होंने काफी टाइम के बाद में मतलब काफी दिन मनाया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर जो है ये हमारे देश के जो सैनिक थे, सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह में नेता बनकर के उभरे, ठीक है। उनका भाई हम नेता है। अच्छा इसके बाद में क्या हुआ आइए देखते हैं। तो इसके बाद में बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की, एक मिनट, हाँ, बूढ़े बादशाह जो ये बहादुर शाह जफर थे ये बूढ़े हो चुके थे, ठीक है। तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग मांगनी पड़ी, ठीक है, माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, ठीक है। अच्छा जब बूढ़े बादशाह औरंगजेब ने सिपाहियों की बात मान ली तो इन्होंने क्या किया, कई सारी चिट्ठियां लिखी और भारत के जो विभिन्न इलाकों में पहले से शासक थे, जो शासन कर रहे थे, जो शासन से हटा दिए गए थे, यानी कि जितने भी भारत में विभिन्न इलाकों में शासक थे, मुखिया थे, जमींदार थे, उन सभी लोगों से आह्वान किया कि आओ एक संघ बनाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। बहादुर शाह की इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने, अब चूंकि ये इनकी बादशाह के रूप में अभी तक पहचान थी, तो इन्होंने जैसे ही ये कदम उठाया, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी अगर आप देखो तो संदीप महसूरी जी ने जैसे ही ये कहा कि भाई स्टॉप विवेक बिंद्रा, डायरेक्ट विवेक बिंद्रा के खिलाफ जैसे ही लड़ाई ली, तो आप देखोगे आज के टाइम पर, मैंने कल देखा था, कल, ठीक है, कल सुबह तक 17,000 से अधिक लोगों ने इसके खिलाफ वीडियो बना दिए थे और एक बहुत बड़ा ट्रेंड खड़ा कर दिया। यूट्यूब पर 17,000 वीडियो बनाना एक टॉपिक पर,
छोटी बात नहीं है 24 2-3 दिन के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा सर्च करना, तो कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार वीडियो तो आपको मिलेंगे, ठीक है? 17,000 वीडियो बन चुके थे कल सुबह तक, ठीक है? आज तो मतलब 20 हज़ार के आसपास वीडियो होंगे ही होंगे, ठीक है? तो इसी तरह से जैसे ही मुगल बादशाह ने यहाँ पर चिट्ठी लिख कर के लोगों का आह्वान किया, तो लोग जो थे इकट्ठे होकर इनके साथ खड़े हो गए। इससे मात्र एकमात्र कदम के बहुत गहरे परिणाम सामने आए। सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था और 11 मई की सुबह, मात्र देखो 10 मई को रात में यहां से चल दिए, ठीक है? और 11 मई की सुबह तक यानी कि 4 बजे तक इनके पास पहुंच गए और इनसे मिल लिया और इनको नेता घोषित कर दिया। और 11 मई की जैसे सुबह हुई अर्थात 7 8 9 10 बजे तक इन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने तुरंत बहादुर शाह जफर ने चिट्ठी लिखी और पूरे देश के विभिन्न राजाओं के पास में विभिन्न जो मुखिया थे, शासक थे, जमींदार थे, सभी को भेज दिया, ठीक है? अब इससे क्या हुआ, जो अन्य लोग थे वो भी खड़े हो गए कि भाई अब तो हमारा नेता है और वो शासन करेंगे, पूरे देश की सेना हमारे साथ में, अब अंग्रेजों को भगाकर मानेंगे। तो यहाँ पर लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी कि भाई अंग्रेजों का शासन खत्म, ठीक है? खत्म होने वाला है। भाई बहुत सारे मौलवियों ने, पंडितों ने, सबने मतलब घोषणा कर दी कि अंग्रेजों का शासन खत्म है, बस सब लोग खड़े हो जाओ, ठीक है? अंग्रेजों से पहले ज्यादातर जो छोटे शासक थे और जो रजवाड़े थे, ये सभी मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते। जैसे कि हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी में डिस्कस किया, सभी के सभी रजवाड़े और जो शासक थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने शासन को चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा स्थापित हो जाए, मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले, तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चला लेंगे। जैसे कि अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो आज ही अभी से पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस का शासन था हमारे देश में, ठीक है? कांग्रेस जो थी वो अपने हमारे केंद्र में स्थापित थी, कांग्रेस की सत्ता चल रही थी। अच्छा, जब कांग्रेस की सत्ता हट गई और बीजेपी आई, तो कांग्रेस के जितने भी सपोर्टर थे वो चाहते हैं कि दोबारा से कांग्रेस आ जाए, तो जैसे हम पहले अपना काम चला रहे थे वैसे फिर से चलाने लगेंगे, ठीक है? और बीजेपी वाले चाहते हैं कि नहीं, बीजेपी की सत्ता बनी रहे, ठीक है? तो इसी तरह से अंग्रेजों से पहले शासन किसका था? मुगलों का था, ठीक है? इन्हीं बादशाह के परिवार वालों का था। तो हमारे देश के शासक जो इनके अंतर्गत रह करके, इनके अंदर, इनके नीचे रह करके, इनके अंडर रह करके पहले शासन कर रहे थे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे राजा थे, शासक थे, रजवाड़े थे, जो इनके नाम पर ही अपने शासन को चलाते थे, ठीक है? तो ये चाहते थे कि अगर ब्रिटिश शासन के विस्तार नहीं होता है, और ब्रिटिश शासन से काफी भयभीत हो चुके थे क्योंकि ब्रिटिश शासन जो थे बहुत ही नियमों के साथ में, मतलब ब्रिटिश जो शासन था ये बहुत ही अनुशासन के साथ में कागजों पर काम करते थे, एक-एक चीज को लिखते थे और वसूली से लेकर के, नीतियों से लेकर के इनकी ऐसी कम तैसी कर रखी थी। तो ये चाहते थे कि दोबारा से किसी भी तरीके से मुगल आधिपत्य स्थापित हो जाए और जैसे हम पहले शासन चलाते थे आजादी के साथ में फिर से चलाने लगे। कोई अनुशासन नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, जैसे चाहेंगे वैसे शासन चलाएंगे, ठीक है? तो अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को मतलब ऐसा नहीं लगता था कि भाई ये जो केवल कारतूस वाला मामला है इतना बढ़ जाएगा, ठीक है? तो अंग्रेजों की इस चीज की उम्मीद थी नहीं। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में ही अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे कि मतलब पहले समुद्र पार यात्रा करने वाली बात थी, तो ऐसे ही धीरे-धीरे ये भी शांत हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर भी कुछ लोगों को दंड दिया गया था, इस टाइम पर भी दिया गया, ठीक है? लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, केवल अगर सिपाही अकेले बने रहते, कोई समर्थन, बहादुर शाह जफर अगर समर्थन नहीं देते, तो मतलब जो जिन सिपाहियों ने बगावत की उनको सजा दी जाती, हो सकता मार दिया जाता, फांसी पर लटका दिया जाता और बगावत खत्म हो जाती, ठीक है? लेकिन जब बहादुर शाह जफर अर्थात देश के बादशाह ने समर्थन दे दिया, तो अगर आप यहां पर देखो तो स्थितियां रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देता है, देने लगता है, तो उनका जो होता है उत्साह और साहस बढ़ जाता है। जैसे कि मतलब क्या है कि आप देखो रेगिस्तान में जब कोई जान आप रेगिस्तान में हो, ठीक है? और आपको बहुत तेज प्यास लगी हो और आपको काफ़ी दूर चमकीली तालाब ऐसा दिखाई दे, ठीक है? जो रेत होती है वो चमकती है धूप पड़ने पर, ठीक है? तो क्या होता है कि लोगों को दूर जब वो नज़र डाल के देखते हैं तो चमकीली चीज़ दिखाई देती है, लोगों को लगता है पानी है, ठीक है? तो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। अभी एक बहुत समय पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2 चूहे लिए गए, एक चूहे को पानी के एक जार में डाल दिया गया, ठीक है? और ये देखा गया कि कितनी देर तक ये उसमें जिंदा रह सकता है। मात्र 5 मिनट तक
उसमें जिंदा रहा, तैरा केवल 5 मिनट, ठीक है, और उसके बाद मर गया। दूसरा चूहा लिया गया, उसे पानी में डाला गया, ठीक है, और डालने के बाद में 5 मिनट से पहले चौथे मिनट पर उस चूहे को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, बाहर निकाल लिया गया। फिर क्या होता है, उस चूहे को साफ किया जाता है और साफ करने के बाद में 5 मिनट तक रोक करके फिर से दोबारा उसी जार में डाल दिया जाता है और ये देखते हैं कि अब चूहा कितनी देर तक जिंदा रहेगा। मैं बता रहा हूं, चूहा 4 से 5 घंटे तक उसी तरह से 4 से 5 घंटे तक तैरता रहा, क्योंकि उसे यकीन था, भरोसा था कि भाई फिर से कोई आएगा और पानी उसे निकाल लेगा। लेकिन जो 5 मिनट में ही मर गया, उसे यकीन ही नहीं था, उसे पता था कि भाई कितनी देर तक तैरते रहो, उसने थोड़े बहुत प्रयास किए, कोई निकालने वाला नहीं आया, वो डूबकर मर गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब लोगों को यहाँ पर लग गया, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है, अर्थात उम्मीद की एक किरण भी लोगों को जब दिखाई देती है, तो उनका उत्साह, जैसे कि चूहे का बढ़ गया, 4-5 घंटे तक जीवित रहा उसमें और मरा ही नहीं, ठीक है, तो जैसे इनका उत्साह बढ़ गया, इसी तरह से जैसे चूहे का उत्साह बढ़ा, इसी तरह से हमारे देश की जनता का उत्साह बढ़ गया और लगभग जैसे पहले सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने विद्रोह किया, अब इस विद्रोह में पूरी जनता ने आकर के भाग ले लिया। कैसे लिया भाग, आइए देखते हैं। बगावत फैलने लगी, ठीक है, तो यहाँ पर देश के विभिन्न इलाकों में बगावत फैलती, कैसे फैलती है, तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है बगावत फैलने लगी। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ जाने के बाद, चूंकि दिल्ली के सैनिकों ने भी वहां पर विद्रोह कर दिया था, वहां के अफसरों को मार दिया था, वहां के जो महल थे वहां पर आग लगा दी थी, उनके हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया, तो दिल्ली से अब अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे। तो दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ जाने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। अन्य जो इलाके थे वहां पर अंग्रेज धीरे से शांत होकर बैठ गए, क्योंकि दिल्ली केंद्र था और दिल्ली से अंग्रेजों के पैर जो थे वो उखड़ चुके थे, क्योंकि खबर फैलने में भी कुछ समय लगता है, ठीक है भाई, पत्र लिखे गए और पत्र अलग अलग इलाकों तक पहुंचेंगे, तब तक टाइम लगेगा, ठीक है। भले ही 11 मई को ही विद्रोह खड़ा हो गया था, ठीक है, लेकिन जो पत्र लिखे गए थे वो अलग अलग राज्यों तक पहुंचने में और अलग अलग राज्यों के जो राजा थे उनको अपनी तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गया, अर्थात दिल्ली की जो सैनिक थे उन्होंने जब विद्रोह कर दिया, वहां के अफसरों को मार दिया, तो उसके 1 हफ्ते बाद तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि खबर फैलने में समय लगता है। लेकिन फिर उसके बाद में विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो जाता है, आज यहां, ठीक है, आज ही वहां, कल वहां, परसों वहां, इस तरह से मतलब जगह जगह पर फिर 1 हफ्ते के बाद में कई सारे विद्रोह एकदम से उठ खड़े हुए, एकदम से, ठीक है, एकदम से कई सारे विद्रोह उठ खड़े हुए। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कि एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिए, जहां जहां पर भारतीय सिपाही थे हर रेजिमेंट में विद्रोह होने लगा। वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देते हुए निकल पड़े, अर्थात जैसे कि एक टुकड़ी ने यहाँ पर विजय पा ली, वो दूसरी टुकड़ी के पास में ही गई और कहा बगावत करो तुरंत, और इसका भी साथ दिया। फिर वो जितने भी सिपाही थे सारे मिलकर तीसरी टुकड़ी के पास में गए, सारे मिलकर चौथी के पास में गए। इस तरह से एक दूसरे के रेजिमेंट में सभी सिपाही जाते रहे और सभी रेजिमेंट के सिपाहियों ने यहाँ पर बगावत कर दिया, क्योंकि भारतीय सिपाही थे, ठीक है, और बादशाह का पत्र सबके पास पहुंच गया था और सभी सिपाही परेशान थे, ठीक है। तो उनकी देखा देखी में कस्बों और गांव के लोगों में भी बगावत के रास्ते, एक मिनट, गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, अर्थात जैसे ही सैनिकों का विद्रोह बड़े पैमाने पर फैला, तो इनको देखते देखते जो गांव और कस्बे के लोग थे ये भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, ठीक है। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, अर्थात स्थानीय नेता थे, उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को संगठित कर लिया। जो जमींदार थे उनके जितने इलाके में उनकी जमींदारी थी ना, पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लिया कि आओ बगावत करते हैं, अंग्रेजों को मार भगाते हैं। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब बातें कही और सभी लोगों को संगठित करके लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। अब ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। भाई सभी को लगता था कि जैसे जो मुगल बादशाह हैं वो दिल्ली में बैठे रहेंगे और हम अपने अपने इलाके में पुनः अपनी सत्ता स्थापित करके अपने इलाके के राजा बन करके बैठ जाएंगे, अंग्रेजों को मार भगा देंगे। इनको लगता था कि भाई हमारी सत्ता पुनः से स्थापित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, ठीक है, जिन्होंने मतलब अंग्रेजों से निवेदन किया था कि इनको जो इनके पेशवा बाजीराव जी को पेंशन दी जाती थी वो इनको दी जाने लगी, ठीक है, और अंग्रेजों ने इनका निवेदन स्वीकार नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किया, कानपुर के पास में ही रहते थे, इन्होंने अपनी सेना खड़ी की, सेना को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, मारा नहीं, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। भाई मार देते
ठीक, खदेड़ने की क्या जरूरत थी, मार देते भाई, उन्होंने भी तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को मारा, प्रताड़ित किया, मार देते तो भाई बहुत बड़ा विद्रोह होता, खदेड़ दिया। और खुद को पेशवा तथा बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम खुद पेशवा हैं और बहादुर शाह जफर के तहत हम गवर्नर बन के रहेंगे। इस तरह से उन्होंने घोषित कर दिया और कानपुर के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, कानपुर में जो अंग्रेजों के सैनिक थे उनको मार के वहां से भगा दिया। ठीक है, खदेड़ दिया, मतलब मार दिया नहीं, जान से नहीं मारा। ठीक है, इसके बाद में लखनऊ की गद्दी पर से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, ये लखनऊ की गद्दी पर बैठे थे। इनके बेटे थे जिनका नाम था विरजिस कद्र। ठीक है, इनके विरजिस कद्र के पिताजी पहले लखनऊ पर शासन करते थे और लखनऊ से इनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो विरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया और विरजिस कद्र ने बहादुर शाह जफर के तहत अपना बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और अपनी उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ, समझो इस चीज को क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई लखनऊ पर एक टाइम पर नवाब वाजिद अली शाह का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ की सत्ता से हटा दिया था। अच्छा, इनका जो पुत्र था उसका नाम था विरजिस कद्र, जो कि उतना बड़ा नहीं था, इनकी विरजिस कद्र की उम्र छोटी थी। ठीक है, तो विरजिस कद्र को क्या किया जाता है, नवाब घोषित कर देती हैं इनकी मां, जिसका नाम था बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल क्या करती हैं, ये नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर के नाम से, मतलब उनके नाम से अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया पुनः से। ठीक है, उनके नाम के नीचे रहकर के ये कहा कि भाई हम बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानते हैं और उनके अंतर्गत रह करके लखनऊ का शासन चलाएंगे। ठीक है, और ऐसा कह करके अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी लोहा लिया और अपनी सेना खड़ी करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने लगी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाई इन्होंने भी इस पूरे के पूरे विद्रोह में अपना भाग लिया। कैसे लिया, तो लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति, जो नाना साहेब ये थे जिनके बारे में हमने बात की, तो इनके सेनापति जिनका नाम था तात्या तोपे, ठीक है, इनके साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। अच्छा, लक्ष्मीबाई का नाम बार बार आता है क्योंकि इन्होंने जो अंग्रेजों को चुनौती दी थी वो बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था। ये अंत में मारी गई थी वो बात अलग की, लेकिन इनका जो युद्ध था अंग्रेजों के साथ में वो बहुत बड़ा था। ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी जिनका नाम था अवंती बाई लोधी। इन्होंने 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और फौज तैयार करने के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व भी किया, उसकी भी लड़ाई लड़ने लगी क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य को प्रशासन का नियंत्रण, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर, हाँ, इनके राज्य का जो प्रशासन था उसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था, अर्थात इनका भी राज्य छीन लिया था अवंतीबाई लोधी का भी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इन्होंने भी, जितने भी राजा प्रभावित थे अंग्रेजों से, लगभग सभी लोगों ने मिल तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, बादशाह मान करके, और इस लड़ाई में कूद पड़े, जिसमें हमें एग्जांपल मिलता है नाना साहेब का, बिरजिस कद्र का मिलता है जिनकी मां थी बेगम हजरत महल, इन्होंने मतलब भाग लिया, झांसी की रानी का, अवंतीबाई लोधी का, आम जनता का, सभी ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। ठीक है, विद्रोही टुकड़ियां जो थी, तो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। अब क्या हो कि यहाँ पर जो विद्रोही थे हमारे भारत देश में, हर कोने में एक विद्रोही खड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये सभी लोग जो थे वो भारत पर कभी न कभी शासन कर चुके थे। अब भाई जो कभी न कभी शासन कर चुके थे उनका सम्मान जनता की नजर में था, तो जनता भी उन सभी का साथ दे रही थी। अब चूंकि जनता भी उनका साथ दे रही थी, तो इस वजह से जो अंग्रेज थे उनकी संख्या, जो भारत में विद्रोही टुकड़ियां थी उनके सामने बहुत कम हो चुकी थी। ठीक है, बहुत सारे मोर्चों में अंग्रेजों की जबरदस्त हार हुई। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। भाई जब जीत हमें सामने दिखाई दे रही हो ना, तो हम मतलब बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। अब हमारे यहाँ की आम जनता भी इसमें कूद पड़ी। ठीक है, खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत हमें देखने को मिली, क्योंकि अवध वही इलाका था जो कि सबसे आखिरी में अंग्रेजों ने इसके ऊपर कब्जा किया था, वो भी बिना किसी रीजन के। ये रीजन देते हुए कि अवध के जो नवाब हैं वो अपनी साम्राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो यहाँ की जनता भी बगावत में कूद पड़ी और चौतरफा, मतलब हर तरफ से बगावत देखने को मिली। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर थे उस टाइम पर। ठीक है, तो इन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा। क्या भेजा, जिसमें इन्होंने बताया कि जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। इनका भय क्या था, जिसको हमने यहाँ पर लिखा, इन्होंने कहा भाई हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, अर्थात विरोधियों की संख्या बहुत है और लड़ाई बहुत पैमाने पर हुई, तो हमारे लोग जो हैं, अर्थात जो सिपाही हैं, वो थक चुके हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है,
यानी कि आप कह सकते हो कि जो आम जनता थी, सारी की सारी आम जनता बहादुर शाह जफर के साथ में खड़ी हो गई थी और अंग्रेजों के खिलाफ थी। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए, अर्थात जो इनके समर्थक थे अभी तक जमींदार, वो भी इनके खिलाफ थे। अब इनका समर्थन केवल यही कर रहे थे, अर्थात केवल अंग्रेज ही अंग्रेजों के साथ थे। बाकी इनके पूरे देश में कुछ गद्दार भी थे, ठीक, कुछ गद्दार भी थे जो अंग्रेजों के साथ थे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा। एक ये गद्दार मिलते हैं, कहाँ थे, एक गद्दार हमें मिले थे ये, ठीक है, सीताराम पांडे जी, ठीक है, सिपाही टू सूबेदार नाम की किताब लिखी गई थी, सीताराम पांडे। इन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। देखो मतलब कितने बड़े बेवकूफ व्यक्ति हो, जब भारत में इतने बड़ी बगावत चल रही है तो भारत का साथ न देते हुए अंग्रेजों का यहाँ पर इन्होंने साथ दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भेजा था, एक मिनट, हाँ ये हो चुका है। हाँ, तो अंग्रेजों ने अपने डर को व्यक्त करते हुए ये मैसेज टेलीग्राम में भेजे। इन्होंने कहा भाई हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए, एक एक गांव सब इनके खिलाफ खड़े थे, ठीक है। इसी दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी सामने आए, ठीक है, जो ये विद्रोह हो रहा था इसी समय पर। देखो इससे पहले नेता सामने नहीं आए, ठीक है, जो मुख्य सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह खड़ा किया था वो तो मतलब पीछे हो गए, ठीक है, पीछे नहीं हुए, मतलब वो मतलब मुख्य रूप से आगे थे, अपने सिपाहियों को जागरूक कर रहे थे, अलग अलग इलाकों में जाकर के सेना खड़ी कर रहे थे, ठीक है, विद्रोह कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नए नए नेता भी सामने आने लगे, ठीक है। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी जिनका नाम था अहमदुल्ला शाह, इन्होंने अब यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा और वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती। देखो जितने भी मौलवी हैं या फिर जितने भी ब्राह्मण होते हैं, ये यही देखकर बात करते हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, आप अगर मुसलमान है तो गलत सोचना, और ना अगर आप हिंदू हो तो गलत सोचना। देखो जैसा जनता चाहती है ये सभी वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ दिखाने के लिए जाओगे तो क्या पहले बोले आइए पंडित जी, या फिर आइए ठाकुर साहब, आइए ऐसा जी, आइए वैसा, जो भी होंगे, हाँ बताइए कैसा हालचाल, जरा हमारा हाथ देखकर बता दो। सबसे पहली बात क्या कहेंगे, मेहनत तो बहुत करते हो पर सम्मान नहीं मिलता। तुरंत आप कहोगे कि भाई बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पैसा बहुत कमाते हो पर हाथ में टिकता नहीं है, फिर कहो अरे बाबा क्या बात कह दी आपने, क्या बात कह दी। ऐसे जहां 10-12 बातें उन्होंने कही, आप फ्लैट हो गए, आप उनके चरणों में गिर जाओगे। इसी तरह से उस टाइम पर कुछ मौलवियों ने, कुछ ब्राह्मणों ने भी भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, और उसी आधार पर इन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। इन्होंने देखा भाई जनता क्या चाहती है, तो जनता जो चाह रही थी उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, अपनी एक बहुत बड़े समर्थनों के लिए एक सेना, मतलब अपने समर्थकों की संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। लखनऊ जो था, लखनऊ में अगर हम देखें तो लखनऊ में जो शासन, मतलब लखनऊ में किन्होंने, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना खड़ी की थी, तो उन्हीं का साथ देने के लिए मौलवी अहमदुल्ला साहब भी जा पहुंचे अपने समर्थकों की सेना जुटा करके, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। अच्छा, गाजी अर्थात धर्म योद्धा, अभी जब तक सैनिकों ने यहाँ पर अपना विद्रोह नहीं खड़ा किया था तब तक ही छुपे रहे थे, ठीक है, तब तक ही बिल्कुल शांत रहे थे। लेकिन जैसे ही ये विद्रोह खड़ा हुआ, ये सभी सामने आ गए, धर्म योद्धा, ठीक है, धर्म की बात करने वाले, ठीक है। तो गाजी भी यहाँ पर सामने गए। बरेली के सिपाही वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया, ठीक है। केवल मतलब हम एक की बात नहीं करें, हर इलाके से लोग खड़े हो गए, ठीक है, जिसमें बरेली के एक सिपाही थे जिनका नाम था वक्त खान, ठीक है, इन्होंने भी अपने लड़ाकों के साथ में, अर्थात अपने सैनिकों के साथ में दिल्ली की ओर चल पड़े, ठीक है। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन? वक्त खान, ठीक है, ये इस लड़ाई में एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति, एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए थे, ठीक है। बिहार के एक पुराने जमींदार जिनका नाम था कुंवर सिंह, इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। बहुत सारे इलाकों के नेता लोग, मतलब सब कूद पड़े पूरे देश में। इसीलिए तो कहा गया कि ये भाई इस सदी की, 19वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई थी पूरे विश्व की। सशस्त्र संघर्ष जो था सबसे बड़ा संघर्ष था। आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया, भविष्यवाणियां कर दी, ठीक है, नेता मान लिया, अपने आप को शासक घोषित कर दिया, सब घोषित करने लगे, सब सपने देखने लगे। अगले में अब होता है कंपनी का पलटवार। अब यहां पर होता है कंपनी का पलटवार। कंपनी के पलटवार में क्या हुआ इसको समझो। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इसीलिए कहते हैं कि भाई कितना भी आप, मतलब आपको ये लगे कि भाई विरोधी ताकतवर है, लेकिन इसके बाद भी आपको हिम्मत नहीं छोड़नी, विरोधियों की कमजोरी को पकड़ो,
किसे पकड़ो? कमजोरी को, उसकी उस नब्ज को पकड़ो। जैसे कि एग्जाम है, हम लोग देखते हैं कि भाई एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे, इतनी बुक्स पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, तो आप भयभीत क्यों होते हो? एग्जाम को क्वालिफाई तो करना है, ये देखो कि एग्जाम की कमजोरी क्या है। सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, सिलेबस पढ़ो, ठीक है, सिलेबस को समझो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझो, क्वेश्चन पेपर की मेंटालिटी देखो कि कहां से और कैसा प्रश्न आता है, उसी हिसाब से तैयारी करो अपनी, ठीक है। तो उसके लिए एक पूरी की पूरी प्रॉपर हम वीडियो बनाने वाले, एक वीडियो आ चुका है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर पलटवार कैसा किया, अब इस चीज को देखो, इतना बड़ा विद्रोह कंपनी ने कैसे दिया। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। कंपनी ने कहा कि भाई अब हमारे पास जितनी ताकत है, जितना पैसा है, जितने सैनिक हैं, ब्रिटेन से लेकर के भारत तक सबको इकट्ठा करके हम विद्रोह को कुचल के रहेंगे। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, ठीक है, और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इन्होंने देखा कि भाई जो मुख्य केंद्र कहाँ है, जहां से पूरा विद्रोह खड़ा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो उसका मुख्य केंद्र होता है सिलेबस। अगर आपने सिलेबस पकड़ लिया, ठीक है, कि भाई कहां से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कह दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, हिस्ट्री में कहां से प्रश्न ज्यादा आता है, कौन कौन से वो बिंदु हैं जो मुख्य हैं, अगर आपने पकड़ लिया तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। इसी तरह से अंग्रेजों ने देखा कि भाई कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पर विद्रोह सबसे प्रमुख है, इसका केंद्र क्या है, जड़ क्या है, उसको ढूंढा, ठीक है। केंद्र पर धावा बोला, केंद्र था दिल्ली, ठीक है, केंद्र पर धावा बोला। इसके अलावा जिन जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया था उनको सजा देने के लिए नए कानून तुरंत बनाए गए कि क्या सजा इनको दी जानी चाहिए, ठीक है। कानून तुरंत बना दिया। कानून बन के एक देखो नियम जब बन जाता है ना तो लोगों को थोड़ा सा डर हो जाता है कि भाई नियम है ये, कि अगर अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो ऐसा, अगर नियम नहीं बनाते और डायरेक्ट की लड़ाई लड़ते तो शायद एक बार क्या है कि भारतीय लोगों के मन में गुस्सा या फिर क्या है कि डर नहीं बैठता। अब चूंकि नियम बन गए थे तो नियम बनाने मात्र से क्या है कि इनको एक ताकत मिल गई थी अंग्रेजों को, जिसे पकड़ते थे नियम के तहत सजा देते तुरंत, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कहा जा रहा है शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल, यहाँ पर मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, पीडीएफ कन्वर्ट करने में मिस्टेक आ जाती है। आप ऐसा लिखकर दिखाओ, एक ही शब्द के ऊपर डबल मात्रा नहीं लगती अपने आप है, ठीक है, ये कन्वर्ट करने में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे ही एक दो और शब्द थे जिन्हें हम बाद में एडिट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में काफी मुश्किल का सामना हुआ, ठीक है। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचा दिए गए। अब देखो कब शुरू हुआ था ये सैनिक संघर्ष, 11 मई को शुरू हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, पूरे 5 महीने लग गए, ठीक है। हम सितंबर को हटा दे रहे हैं क्योंकि 3 सितंबर से है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 4 महीने तक ये संघर्ष बड़े पैमाने पर चला, ठीक है। 4 महीने बाद 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजों को और अधिक रसद सामग्री पहुंचा दिया थी, बड़े बड़े और हथियार, ठीक है, गोले दे दिए जाते हैं, बारूद दे दी जाती है। ये गाड़ियों पर लदे हुए आए थे जिन्हें हाथी खींचकर ले गए थे इनके पास में, और इनकी ताकत जो थी 7 मील लंबी थी। इनकी जो कतार थी ना, जो हथियार इनको दिए गए थे, गोले, बारूद, हथियार, मतलब 7 मील लंबी लाइन चल रही थी, ठीक है, जिन्हें हाथी खींचते हुए जा रहे थे। 7 मील, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे सच में नहीं पता है, आप कमेंट में बताना 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। हम मील को अगर 1 मील को 1 किलोमीटर मात मान लेते हैं तो 7 किलोमीटर लंबी लाइन बहुत होती है, ठीक है। इतनी बड़ी ताकत लेकर के ये इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की किलेबंदी, इसको तोड़ने के लिए ये सिपाही हैं, ये अंग्रेज सिपाही हैं सारे के सारे, ठीक है, ये हमला इसके ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट है, ये कश्मीरी गेट, ठीक है, तो कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, बारूद से उड़ा दिया, ठीक है। बारूद से उड़ाने के बाद अंदर बढ़ती हैं। अब होता क्या है, विद्रोह बहुत व्यापक था, इनकी बहुत बड़ा विद्रोह था, परंतु अंत में अंग्रेज सफल हुए। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अब जिनको रसद सामग्री इनको मिल गई, ताकत मिल गई, तो इन्होंने दिल्ली का गेट तोड़ दिया, अंदर घुस गए। घुसने के बाद में यहाँ पर अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर ली, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। अब बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। अब जैसे इन्होंने बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, ठीक है, तो देखो जनता की ताकत क्या थी, बहादुर शाह जफर। इनको लगता था कि भाई बहादुर शाह जफर बैठे, ठीक है, उनको हम नेता मान करके और लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, लोगों को भरोसा हो गया कि भाई अब तो सब मारे जाएंगे, क्योंकि हम भरोसा करके बैठे थे बहादुर शाह जफर के ऊपर, और बहादुर शाह जफर तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए। तो जनता का मनोबल जो था वो टूटने लगा, ठीक है। अब बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास,
की सजा दे दी जाती, तुरंत, इंस्टेंट, तुरंत, मतलब इनके ऊपर मुकदमा। हमारे यहाँ देखो मुकदमा चलता है 10 साल तक, 20 साल तक, आप क्या पता व्यक्ति मर जाए, ठीक है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, उनके ऊपर मतलब उम्र कैद की सजा थी, उन्होंने अपील कर दी, मुकदमा चल रहा है, वो हर बार फाइल को नीचे करवा देते हैं। मैं देख रहा हूँ 20 साल से तो हमारे गांव में घूम रहे हैं, उनके ऊपर मतलब जब वे 30 साल के थे तब से मुकदमा चल रहा है, ठीक है। जेल भी गए, अब उनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। वो हम मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे ऊपर तो मुकदमा चल रहा है, मर्डर का मुकदमा है, ठीक है। बोल रहे कि चलता रहेगा जब तक है, अब तो मतलब वो सब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे मुकदमे अंग्रेजों के टाइम पर देखो क्या है कि आप क्या है, यहाँ पर सितंबर में ही मुकदमा डाला गया। मुकदमे में आजीवन सजा का इनको मतलब दे दिया गया, सजा दे दी गई आजीवन की, आपको जेल में रहेगा तो आजीवन कारावास, ठीक है। और इनके बेटों को इनकी आंखों के सामने मार दिया गया, गोली मार दी गई, ठीक है। इसके बाद में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, तो अक्टूबर में रंगून जेल में भेज दिया गया तुरंत। मतलब आप देख रहे 1 महीने के अंदर सारा निर्णय लेकर के इनके बेटों को मार के और अक्टूबर में इन रंगून जेल, ठीक है, जो कि भारत से बाहर थी, वहां पर भेज दिया गया, ठीक है। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर की अंतिम सांस ली, बहादुर शाह अर्थात इनकी यहाँ पर मौत हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर को जब मार दिया गया तो पूरे देश की जो जनता थी इसका यहाँ पर मतलब मनोबल टूट गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है, याद रखना। इसका यह मतलब था नहीं कि भाई विद्रोह खत्म हो चुका है, हाँ ये था कि भाई लोगों की ताकत जो थी थोड़ी सी लोगों को कम महसूस होने लगी, लेकिन विद्रोह अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, अर्थात 1857 में ये विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है, और 1859 तक ये विद्रोह चलता रहा। लेकिन अब विद्रोह जो था उतना बड़ा विद्रोह नहीं रह गया था, क्योंकि इनकी जो मुख्य मनोबल था अर्थात बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ के और 1 महीने के अंदर ही भारत से बाहर कर दिया गया, उनके बेटों को मार दिया गया। तो अब लोगों को लगने लगा कि भाई मतलब विद्रोह हम करेंगे तो हम नेता किसे मानेंगे, ठीक है। तो लोगों की जो एकता थी यहाँ पर वो धीरे धीरे टूटने लगी, क्योंकि अभी सब लोग क्या है कि बहादुर शाह जफर को मतलब राजा मान करके और एकता के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ही नहीं रहे, उनका नेता ही नहीं रहा, तो एकता जो इनके अंदर हुई थी वो एकता टूटने लगी। अब सभी लोग अपने अपने स्थानीय इलाकों को बचाने के लिए अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ने लगे, ठीक है। मई 1858 में एक मिनट मई 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। फिर जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो गई और उन्हें मार दिया गया। फिर दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ में भी हुआ। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध करते रहे। तो इस तरह से देखो सभी लोग अब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध करते रहे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध किया, लेकिन इनकी भी शिकस्त हुई। लखनऊ भी उनके यहां से चला गया। अवंतीबाई लोधी की भी हार हुई। तात्या तोपे एक ऐसा व्यक्ति निकला जो कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ में युद्ध कर रहा था। इन्होंने क्या किया, ये बच गए थे और फिर ये आदिवासियों के पास में चले गए, ठीक है। और आदिवासी और किसानों के साथ मिलकर के छापा मार युद्ध ये चलाते रहे थे, ठीक है। अब जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ एक मिनट जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, ठीक है, कि भाई अंग्रेजों का जैसे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है। और मतलब मुगल बादशाह को मान लिया गया था, ठीक है, कि भाई अब नेता बन गए थे, नेता सामने आ गए, विभिन्न इलाकों में अंग्रेज मारे जाने लगे थे। तो जैसे लोगों का उत्साह बढ़ा था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की जो हिम्मत थी अब टूटने लगी। अब आम जनता शांत होने लगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया, ठीक है। जो आम जनता थी उन्होंने, और जो सैनिक थे, बहुत सारे जो साधारण सैनिक थे, उन्होंने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अब जो मौलवी थे वो जो कह रहे थे कि भाई भविष्यवाणी हो गई, ठीक है, उनका भी जो समर्थन लोगों ने किया था वो भी छोड़ के जाने लगे, ठीक है। अभी जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई बात कह दें, ठीक है, हमारे जो बाबा जी हैं, ठीक है, ये अगर कोई बात कह दे कि ऐसा होगा और बड़े पैमाने पर ऐलान कर दें और वो ना हो तो लोग इनका साथ छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही यहां पर भी हुआ, ठीक है। आगे क्या हुआ, उन्हें आश्वासन दिया गया, एक मिनट, हाँ, अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि भाई यहां पर जनता का अगर इनको समर्थन ना मिलता तो मतलब क्या है कि विद्रोह इतना बड़ा ना होता। तो जनता ने कहा कि भाई अब हम आपका विश्वास जीतेंगे। इन्होंने अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया और विश्वास जीतने के लिए प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा वफादार भूस्वामियों और उनके भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान किया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि भाई वफादार भूस्वामी कौन कौन से थे, जितने लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उन सभी को इनाम देने लगे। अब बहुत सारे भूस्वामी थे, उनको लालच आ गया, ठीक है।
तो उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया, बगावत से पीछे हटने लगे, ठीक है? तो लालच आ गया, मतलब लालच तो आते ही रहता है, पीछे तो नहीं हटे थे बट अपनी सुरक्षा में खड़े हो गए, मतलब विद्रोह करना बंद कर दिया था, ठीक है? अब इसके अलावा जो भूस्वामी थे, जमींदार थे, इन सभी को आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनका अधिकार छीन लेते थे, ठीक है? जमीन छीन ली, सत्ता छीन ली, अवध पर कब्जा कर लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर ली, लूट-मार मचाई, ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, ठीक है? अभी तक ये कर रहे थे, लेकिन जब इतना बड़ा विद्रोह फैला तो इसके देखो कई सारे मतलब पॉजिटिव भी हमें रीजन मिले। जैसे कि देखो एक इन्होंने कहा कि भाई अब चाहे किसान हो या जमींदार हो, सभी के ऊपर जो उनकी जमीन है, ठीक है, तो जमीन के ऊपर उसके जो परंपरागत अधिकार अभी तक थे वो बने रहेंगे, ये एक ऐलान कर दिया। इसके बाद जिन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। अंग्रेजों ने ये भी बात कह दी। अब भाई जितने लोगों ने अंग्रेजों की हत्या नहीं की थी, ठीक है, वो सभी धीरे-धीरे एक-एक करके समर्पण करने लगे, क्योंकि उनको भरोसा हो गया कि भाई नेता तो खत्म हो गया, ठीक है, नेता तो अब रहा नहीं है, ठीक है। अब अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो अंग्रेजों को ही नेता मानना पड़ेगा। तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया, समर्पण करना भी सुनिश्चित कर दिया, ठीक है। और ये भी अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी जमीन पर आपके अधिकार बने रहेंगे, ठीक है, और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। देखो ये लॉलीपॉप दिया गया था कि अब आप सुरक्षित रहोगे, आपके अधिकार बने रहेंगे, आपकी दावेदारी बनी रहेगी। जैसे ही लॉलीपॉप दिया तो बहुत सारे लोगों ने जाकर कहा भाई हाँ अंग्रेज दद्दा, हम तुम्हारे ही हैं। वो तो भड़का दिया था उन्होंने जो उनके साथ चले गए थे। बिल्कुल हम तुम्हारे, हमने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, लो लॉलीपॉप हमारे पास आओ, और लॉलीपॉप देकर के मुकदमा चलाया, और मुकदमा कहा कि भाई साबित हो जाए एक बार फिर तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से मुकदमा चले। अब जो लोग विद्रोह कर रहे थे वो शांत बैठ गए। फिर जो विद्रोही थे, प्रमुख विद्रोही थे, जैसे उन्हें खत्म कर दिया तो जितने लोगों ने विद्रोह किया था, इन बहुत सारे लोगों के ऊपर देखा कि भाई इन्होंने बहुत हानि की है हमारी, ठीक है, तो सभी को ऊपर मुकदमा चलाया और फांसी पर लटका दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर खेल खेला गया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक की थी अंग्रेजों ने इसमें, ठीक है, बहुत बड़ी सेना लेकर के आए थे, ठीक है। अच्छा विद्रोह के बाद में क्या हुआ उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। 2 साल लगे, मैंने पहले बताया था। तो 1859 के आखिरी तक अपना नियंत्रण पा लिया। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि पहले वाली नीतियों की वजह से ही तो ये विद्रोह खड़ा हुआ था, ठीक है। सैनिकों के साथ में धार्मिक बहुत वो हो रही थी, ठीक है। किसानों का लगान के लेकर परेशान थे, राजा जो थे अलग-अलग नीतियों की वजह से परेशान थे। तो पहले वाली नीतियों के तहत अगर ये अभी भी यहाँ पर शासन करते तो हो सकता था कि फिर से आज नहीं तो कल विद्रोह खड़ा हो जाए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित है, एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। किसने? ब्रिटिश संसद ने, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, ठीक है। अभी तक भारत के ऊपर क्या था, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश पर राज कर रही थी। लेकिन जब ये इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो उसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत बड़े पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का पूरा जिम्मेदारी ली। और फिर इसके बाद में होता यह है कि ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित कर दिया जाता है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का जो अधिकार है, मतलब ये सॉरी, ईस्ट इंडिया का जो जितने भी अधिकार थे भारत के ऊपर, जो इन्होंने सत्ता स्थापित की थी, वो सारे के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य अपने हाथों में ले लेता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सारे अधिकार अपने दे देती है। भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सके इसलिए ऐसा किया गया कि भारत में जो भी चीज हो रही है उसको हम भारत के हर मामले को बेहतर तरीके से समझ सके। ये देखो एक कंपनी कर पाना कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग थे और जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में कि लोगों को यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा जाता था और लोग खुद भ्रष्टाचारी हो जाते थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। तो अब यहां पर सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गई। अब यहां पर 1857 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कई सारे मंत्रियों में से कोई विदेश मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई वित्त मंत्री होता है, कोई मंत्री होता है। तो इसी तरह से ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे उनमें से किसी एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव
सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। कहा गया कि भाई आपको भारत में जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे उसका जिम्मा आपका है, ठीक है। उसे सलाह देने के लिए एक पूरे के पूरे परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिया काउंसिल किसे कहते हैं, इसी को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। इस परिषद को इंडिया काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत में जो अभी तक गवर्नर जनरल का पद था, याद रखना भारत में इस समय तक गवर्नर जनरल का पद सबसे बड़ा था। जैसे कि हमारे देश में हम देखते हैं राष्ट्रपति का पद, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद। इसी तरह से भारत में इस समय तक गवर्नर जनरल का पद सबसे बड़ा था, लेकिन अब गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया 1858 में, और यहां पर वायसराय का पद दिया गया, ठीक है। वायसराय का ओहदा दिया गया गवर्नर जनरल को, ठीक है। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो वायसराय होता था ये भारत में राजा या फिर ब्रिटेन ने इंग्लैंड के राजा या रानी के निजी प्रतिनिधि के रूप में होता था भारत में, ठीक है। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो यहां पर एक ये बड़ा निर्णय हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि अंग्रेज शासन की जो जिम्मेदारी होती है, भारत की जो जिम्मेदारी होती है अंग्रेजी सरकार अपने हाथ में अब ले लेती है, ठीक है, ब्रिटेन के हाथ में चली जाती। दूसरा क्या सुधार हुआ, तो ये तो हो गया पहला सुधार जो कि हमने देखा। दूसरा सुधार ये हुआ कि सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ये गारंटी दी कि जो शासक थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को नेता ही इसलिए माना था क्योंकि बहादुर शाह जफर से पहले जो बादशाह थे वो इन शासकों को स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य चलाने का अधिकार दिए हुए थे, और इनसे कहते थे भाई हमको टैक्स वगैरह दिए रहो, ठीक है, हमें अपना राज्य, जैसे कि हम देखते थे अवध का जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है, वो इसी तरह से हुआ था। अवध से कोई भी टैक्स दिल्ली नहीं जाता था, ठीक है, हैदराबाद से कोई भी टैक्स दिल्ली नहीं जाता था, बंगाल से कोई भी टैक्स दिल्ली जाना बंद हो गया था। लेकिन चूंकि दिल्ली का बादशाह था तो दिल्ली के शासक को बादशाह के रूप में मात्र इन सभी इलाकों के लोग मानते थे, ठीक है। और भी कई सारे राजनीतिक संबंध होंगे वो करते रहेंगे। तो यहां पर अंग्रेजों ने भी उसी नीति को अपनाया, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपका जो रियासत है या फिर आपका जो साम्राज्य, जितने भी शासक थे उन सभी को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। टैक्स वगैरह की इसमें कोई बात नहीं थी, ठीक है, टैक्स जो पहले चल रहा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहां तक कि उनके दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। जैसा कि हमने देखा था कि चाहे रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनको इनके दत्तक पुत्र को रियासत सौंपने के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है, दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाने दिया गया था। तो यहां पर इस नियम को बदल दिया गया, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें, और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अर्थात यहाँ पर किया दूसरा जो सुधार हुआ ये हुआ कि सबसे पहले तो राजाओं से कह दिया गया कि आपके साम्राज्य पर अंग्रेज कभी भी कब्जा नहीं करेंगे, आपका जो राज्य है वो आपके पास ही रहेगा, आपके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा कभी भी। दूसरा ये दिया गया कि जिन लोगों के पुत्र नहीं हो पा रहे उनका अगर कोई वो किसी लड़के को गोद लेकर के चाचा के बेटे को, ताऊ के बेटे को, अपनी गर्लफ्रेंड के बेटे को, किसी को भी अगर आप अपना साम्राज्य सौंपना चाहते हैं तो सौंप सकते हैं, ठीक है। दो ही हो गए। तीसरा जो यहाँ पर नियम बनाएगा वो ये कि मतलब इसी दूसरे नियम कहते हैं, जो तीसरी बात कहेगी वो ये कि जो ब्रिटेन की रानी है उनको आप अपना नेता स्वीकार करोगे या फिर उनको अपनी रानी मानोगे, ठीक है। तो उनके आधिपत्य स्वीकार करो कि भाई उनके अंतर्गत रह करके यहाँ पर राज करे। जैसे कि यहाँ पर बहादुर शाह जफर को नेता लोगों ने माना था, तो अब यहाँ पर ब्रिटेन की रानी को नेता मानने के लिए कहा गया। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। अगला जो तीसरा सुधार इन्होंने यहाँ पर किया वो कौन सा था, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात अब कम कर दिया गया। अभी तक क्या था, सेना में भारतीय सिपाही बड़े पैमाने पर भर्ती किए जा रहे, लेकिन अब यहाँ पर उनका अनुपात कम कर दिया गया, ठीक है। कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब सेना में जैसे कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से कम 60 लोग जो होंगे वो यूरोपीय होंगे, 40 भारतीय होंगे, ठीक है, या फिर 40 से भी कम होंगे। तो भारतीय सिपाहियों का सेना में अनुपात कम किया गया, यूरोपीय सिपाहियों का बढ़ाया गया, ठीक है। और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों, पठानों में से ज्यादा सिपाहियों को भर्ती किया जाए, क्योंकि अगर बगावत देखा जाए तो मुख्य रूप से अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ही हुई थी, ठीक है। तो जहां जहां पर बड़े पैमाने पर बगावत हुई थी वहां के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों को और पठानों
पठान जो थे इनको ज्यादा भर्ती करने का प्रयास किया गया। चौथा जो काम किया गया वो ये कि मुसलमानों की जमीनें और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। जो मुसलमान थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में अंग्रेजों से पहले मुसलमानों की ही सत्ता थी, स्थापित थी, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर मुसलमान ताकतवर बना रहेगा, ठीक है, तो आज नहीं तो कल फिर ऐसा होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मुसलमानों की जमीनें और उनकी संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली और उन्हें संदेह व शत्रुता से के भाव से देखा जाने लगा। क्योंकि अगर हम बहादुर शाह जफर को देखें तो ये एक मुगल थे। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया, ठीक है, क्योंकि भाई जो झूठ खबरें फैलाई जा रही थी, ठीक है, और भी कई सारी नीतियां बनाई जा रही थी, उनमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्योंकि अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर अब बादशाह नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनके परिवार को भी उनके घर से निकाल करके बाहर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, ठीक है। पांचवा जो सुधार वो ये था कि अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, ठीक है, क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो इन्होंने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया, बाल विवाह के विरोध में कानून बनाया और मिशनरियों को छूट वगैरह दी थी, ठीक है। तो इससे भी हमारे देश की जो जनता थी वो नाराज थी। छठा जो सुधार हुआ वो ये हुआ कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। देखो अभी तक क्या था, जो भूस्वामी थे उनकी जमीनें छिन जाती थी, ठीक है, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती थी, जमींदारों की जमीनें चली आती थी, तो इन सभी को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर काम किए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करने, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए काम किए, ठीक है। तो इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। 1857 तक नीतियां अलग थी, 1859 में अलग प्रकार की नीतियां बनाई गई और अंग्रेजों ने यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है, अपनी सत्ता को पुनः स्थापित कर लिया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित थी। अब आगे का हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, अगले चैप्टर्स में, ठीक है। आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, जो विद्रोह फैला था वो बड़े पैमाने पर कहां पर था, तो सबसे ज्यादा मेरठ, दिल्ली, बरेली। तो मेरठ हो गया, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, फैजाबाद है। यहां पर क्या है कि बड़े पैमाने पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर था विद्रोह, ठीक है। इसके अलावा लाहौर हो गया जो कि आज पाकिस्तान में है, जालंधर, फिल्लौर, ठीक है, फिरोजपुर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, फतेहगढ़, मैनपुरी, सीतापुर, नवाबगंज, गोंडा, ठीक है। इसके अलावा बहराइच, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जैनपुर, नागौर, नौगंग, सागर, जबलपुर, दीनापुर, महू, नीमच, नसीराबाद। तो इन सभी इलाकों में विद्रोह था, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं फैला था, ठीक है। तो उत्तरी भारत में विद्रोही की कुछ प्रमुख केंद्र यहाँ पर दिए जा रहे विद्रोहियों के, तो जो कि थे ये रहे थे, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखो मुझे तो चैप्टर पढ़ाने में बड़ा आनंद आया, इसलिए आप देखो कि मैंने इस चैप्टर को कई पार्टों में डिवाइड ना करके एक ही पार्ट में पूरा कवर किया है, ठीक है। वैसे मैं इस चैप्टर को अगर चाहता तो 3 पार्टों में कम से कम कवर कर देता, 3 वीडियो इसके बनाता, लेकिन मुझे मजा आया इसलिए मैंने एक पार्ट में किया। अगर आपको भी मजा आया ना तो कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। साथ ही साथ जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो, तो मैसेज कर देना। एंड जिसे भी एनसीईआरटी की क्लासेस हमारी पूरी ज्वाइन करनी है, सभी की हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, 1 तारीख से सभी लोग उपस्थित हो जाना। ये सीरीज हम व्यूज या फिर पैसे के लिए बिल्कुल नहीं बना रहे, इसके हो सकता है कि आपको हम नोट्स भी ना प्रोवाइड करें, ठीक है, केवल वीडियो मिले, क्योंकि इस सीरीज में मैंने बहुत मेहनत की है, हर एक टॉपिक पर प्रश्न बनाया मैंने, ताकि आप इस सीरीज को ज्वाइन करके इस टेस्ट को दे करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके, ठीक है। चलिए इसी के साथ में तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। कल की क्लास में एक मिनट, ये चैप्टर अब शायद है नहीं सिलेबस में, देखेंगे बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री माल। अगर होगा तो कल डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं होगा तो इसके बाद वाला चैप्टर होगा, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को पूरा अपडेट कर लिया। अभी तक आपने जो चैप्टर नंबर 5 तक वीडियो देखे, इसमें नई और पुरानी 2019 से लेकर के 2023 तक की जो एनसीईआरटी अभी आई है हमारी, उन सभी को ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसके आगे की जो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी उनमें भी आपको मिलेगा, बट जो चैप्टर रिमूव कर दिए गए उनके वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि हमने पहले एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। बाकी वो चैप्टर अब हम कवर नहीं करेंगे। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या उन चैप्टरों को भी कवर किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए